दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। हाँ 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 हाँ, कितना अनुभवहीन बच्चा है। अरे हे डोंट बकवास मत करो। मैं उसे जानता हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी शिवम। कुछ समय पहले तो वह वैज्ञानिक समुदाय में भी धूम मचा रहा था। बिल्कुल नहीं। क्या उसने सलाहकार की उपाधि खरीदी है? मुझे नहीं लगता। क्या उसका दूसरा काम शोध करना नहीं है? शायद वह हमारे शरीर का अध्ययन करने आया है। एक के बाद एक आवाज़ें आगे खड़े हुई को छोड़कर सभी ने शिवम का मजाक उड़ाया और उसका उपहास किया। उनका उद्देश्य शिवम को हतोत्साहित करना था, क्योंकि वे बिना किसी प्रबंधन और बंधनों के जीवन की लालसा रखते थे। यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा अराजक लगता है। शिवम ने अपना सिर हिलाया। उसने सोचा था कि प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही अस्त व्यस्त थे, लेकिन महाशक्तियों के प्रयोगकर्ता भी इससे बेहतर नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि राज्य के नियंत्रण को स्वीकार करना पूरी तरह से चरम मार्शल शक्ति द्वारा दमन पर निर्भर था। हंसना बंद हो गया। शिवम का चेहरा भावहीन था, मानो अभी मजाक का निशाना वह नहीं था। अगर आपकी बात हो गई है तो चलिए बात करते हैं कि मैं आगे क्या करूंगा। शिवम के उदासीन रवैये ने 29 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को हैरान कर दिया। वे हक्के बक्के रह गए और उसे परेशान करने का कोई तरीका नहीं बचा। शामन ब्यूरो की स्थापना का मेरा उद्देश्य बस सभी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं और प्राचीन मार्शल कलाकारों को एक प्रबंधन के तहत एकीकृत करना है। पता चला कि यहाँ एक बेवकूफ़ है। एक थोड़ा मोटा महाशक्ति उपयोगकर्ता चिल्लाया। सब जानते हैं कि प्राचीन मार्शल कलाकार और हम महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की आपस में नहीं बनती। अगर हम लड़ते नहीं हैं तो ये प्रभावशाली है। एकीकृत प्रबंधन के बारे में सोचना तो दूर की बात है। चेयरमैन लॉन्गटिंग भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। भविष्य में जब मैं आदेश दूंगा तो तुम्हें खुलकर बोलने या इधर उधर घूमने की इजाज़त नहीं है। ये पहली बार है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि तुम्हें नियम नहीं पता। अगर मेरी बात के दौरान कोई बीच में टोकेगा तो उसे इतनी आसानी से टाला नहीं जा सकेगा। शिवम का स्वर अचानक तीखा और आक्रामक हो गया। एक नासमझ बच्चे को सलाहकार क्यों बनाया जाता है? क्या मुखिया ने तुम्हें इतना अधिकार देकर अपना दिमाग खो दिया है? शिवम के शब्दों का कोई निवारक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 30 लोग उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उपेक्षापूर्ण ढंग से फुसफुसाते रहे। बहुत अच्छा, मुझे जिद्दी लोगों से निपटना अच्छा लगता है। इससे पाठ ज्यादा संतोषजनक हो जाते हैं। फुफ। किसी ने शिवम को हिलते हुए नहीं देखा, बस उनके चेहरों पर हवा का एक झोंका महसूस हुआ। महाशक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जिसने बात की थी, अचानक ऊंची उड़ान भर गया। उसके चेहरे पर लाल हथेली का निशान बन गया। माफ करना, मैं मुंह नहीं मारता, लेकिन जिनकी जबान गंदी है उन पर यह नियम लागू नहीं होता। शिवम ने तिरस्कार से अपनी जेब से रुमाल निकाला। उफ उफ, क्या तुम लोग फेस वॉश नहीं लगाते? तुम्हारे चेहरे इतने तैलीय हैं कि खाना बनाना मुश्किल है। उसने अपनी हथेलियां ऐसे पोंछी जैसे मच्छर मार दिया हो। ये शरीर को मजबूत बनाने वाला महाशक्तिशाली व्यक्ति है। किसी ने तुरंत आवाज लगाई। क्या तुम हमारे सलाहकार बनना चाहते हो? ठीक है, तो पहले हमें मात दो। जरूर, तुम सब एक साथ आओ। शिवम ने उन्हें उंगली से इशारा किया। ये सिर्फ 30 एसएसएस स्तर के महाशक्तिशाली लोग हैं। वह इन्हें हिडन एलिमेंट बनने से पहले ही संभाल सकता था। अभी तो बात ही छोड़ो। तुम्हें लगता है कि तुम कोई महाशक्तिशाली व्यक्ति हो? एक ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया। कोई महाशक्तिशाली व्यक्ति भी हमें आसानी से नहीं हरा सकता। हम कोई आसान शिकार नहीं हैं। विशाल प्रशिक्षण क्षेत्र में लपटें, बिजली, जहरीली गैस, बर्फ, हवा के ब्लेड, हर तरह की शक्तियां तैयार थीं। एक एसएसएस स्तर का महाशक्तिशाली व्यक्ति आसानी से किसी इमारत को ध्वस्त कर सकता था। उसकी विनाशकारी शक्ति किसी इनेट विशेषज्ञ से कम नहीं थी। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? तुम पिछली बार वाले उस के व्यक्ति से भी कहीं ज्यादा बुरे हो। हवा की एक लगभग दिखाई देने वाली पतली परत ने अचानक शिवम को घेर लिया, जिसने उन हमलों को आधे मीटर के भीतर ही रोक दिया और पास नहीं आ पा रहा था। एक वायु प्रकार का महाशक्तिशाली व्यक्ति। महाशक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरे बदल गए। वायु प्रकार के व्यक्ति बहुत कम थे। उनके हमले विचित्र और विविध तरीकों से भरे थे। उनमें कुछ विशेषताएं गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं जैसी भी थीं, खासकर रक्षा में उत्कृष्ट। वे आसपास की हवा को निर्वात में बदल सकते थे, ध्वनि, तापमान और वायु प्रवाह पर निर्भर आक्रमण विधियों को सीधे रोक सकते थे। वे हवा को ढाल जैसी सुरक्षा में भी संपीड़ित कर सकते थे, जो बहुत परेशानी वाली थी। वायु प्रकार, मेरे पैर। ये ड्रैगन हाथी प्रज्ञापारमिता कौशल है। शिवम ने अपनी हथेलियों में ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति एकत्रित की। ड्रैगन हाथी प्रज्ञापारमिता कौशल के 13 स्तर थे और शिवम उस शिखर पर पहुंच गया था जिसे प्राचीन मार्शल जगत में सर्वोच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट माना जाता है। धमाका।
सभी हमले एक पल में चकनाचूर हो गए और विशाल ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति प्रघात तरंगों की तरह फैल गई, जिसने आसपास के कई शरीर शक्तिवर्धक प्रकार के उपयोगकर्ताओं को गिरा दिया, जिससे उन्हें खून की उल्टी होने लगी। लगता है तुम्हारे शरीर तुम्हारे मुंह जितने मजबूत नहीं हैं। शिवम ने अपनी उंगली से एक तलवार बनाई, जिसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी चमक थी। माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं न तो कोई महाशक्ति उपयोग करता हूँ और न ही कोई प्राचीन मार्शल कलाकार। 6 मेरिडियन दिव्य तलवारें। पफ पफ पफ। महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से खून की धारें फूट पड़ीं। शिवम ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, अन्यथा उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। उसे उन प्राचीन मार्शल कलाकारों पर विजय पाने के लिए अभी भी उनकी शक्ति की आवश्यकता थी। मेरी शक्तियां चली गईं, मेरी शक्तियां भी चली गईं। क्या तुमने क्या किया? वे केवल मामूली रूप से घायल हुए थे, फिर भी जब उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की तो वे उन्हें बेकाबू पाती थीं, उनके अस्तित्व का एहसास तक नहीं कर पाती थीं। उन्हें अपनी प्रिय क्षमताओं को खोने के अलावा किसी चीज़ का डर नहीं था। इससे वे साधारण इंसान बन जाते, मौत से भी बदतर स्थिति। शिवम की 6 मेरिडियन दिव्य तलवारें बस उन्हें घायल करने के लिए थीं, उनके कुछ एक्यूपॉइंट्स को बंद कर दिया। उनकी शक्तियां चली नहीं गई थीं, बस अवरुद्ध हो गई थीं, जिससे उनका उपयोग करना बेहद मुश्किल हो गया था। जाहिर है, मैंने उन्हें अपंग बना दिया। शिवम ने ताना मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शक्तियां छीनने की? क्या तुम सलाहकार नहीं हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं मुखिया से शिकायत करने जा रहा हूँ। अपनी शक्तियों के बिना वे बस साधारण लोग थे। उनका अहंकारी व्यवहार गायब हो गया, उसकी जगह एक मिन्नत ने ले ली। आह, तुम्हें सचमुच कुछ शिक्षा की जरूरत है। शिवम ने शरारत से ठहाका लगाया। अपनी शक्तियां वापस चाहिए। क्या हमारी शक्तियां बहाल हो सकती हैं? सच में, क्या तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो? उन्होंने जीवन में एक नई शुरुआत मिलने के भाव दिखाए। बेशक तुम कर सकते हो और मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ, महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन अगले 2 महीनों तक तुम्हें मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करना होगा और मेरे द्वारा निर्धारित हर नियम का पालन करना होगा। हम करेंगे, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। ये सुनकर कि वे न केवल अपनी शक्तियां वापस पा सकते हैं, बल्कि और भी मजबूत हो सकते हैं, सभी की आंखें चमक उठीं। वाह, तो अब तुम मुझे क्या कहते हो? महाशक्तियों के उपयोगकर्ता एक दूसरे को उलझन में देखते रहे, फिर सभी एक साथ शिवम की ओर मुड़े। पिताजी, मैं थूकता हूँ, मुझे कंसल्टेंट फैंग कहो। कंसल्टेंट फैंग, शिवम गुस्से से बोला, उसे इन बेवकूफ़ों का पिता बनने की कोई इच्छा नहीं थी। उठो, सब उठो, आज सुबह का काम ट्रैक के 100 चक्कर लगाना है और जब तक पूरा न हो जाए खाना नहीं खाओगे। तुम क्यों घिसट रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, झू देगुई। और तुम, लू वोकाई, क्या तुमने आज सुबह नाश्ता नहीं किया? क्या तुम मेरे पवित्र हाथी आकाश प्रहार का फिर से अनुभव करना चाहते हो? भागो, आज तिहरे गुरुत्वाकर्षण के तहत 100 चक्कर लगाने हैं, वरना तुम दोपहर का भोजन नहीं कर पाओगे। शिवम प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच पालथी मारकर बैठा था। गुरुत्वाकर्षण की लहरें उससे बाहर निकल रही थीं, जिससे उसके चारों ओर 100 मीटर चौड़ा एक क्षेत्र बन गया था जहां गुरुत्वाकर्षण सामान्य से लगभग 3 गुना था। इस दौरान उसने इस समूह को संभावित मार्गदर्शन तकनीक का पहला भाग सिखाया। बेशक ये सिर्फ सुपर गॉड अकादमी का संस्करण था, जिसमें उसने जो सीखा था उससे कुछ अंतर था। हालांकि अपने स्वयं के एसएसएस स्तरीय महाशक्ति उपयोगकर्ता आधार और शिवम द्वारा प्रदान किए गए अमृतों की अनंत आपूर्ति के साथ यह उनके लिए थोड़े समय में ही छिपे हुए तत्वों तक आसानी से पहुंचने के लिए पर्याप्त था। पहले दिन से ही जब शिवम ने उन्हें जमीन पर लौटने तक पीटा, तब से यह समूह पूरी तरह से आज्ञाकारी हो गया। जब शिवम उनके सामने होता तो वे अच्छे बच्चों की तरह व्यवहार करते और उनके पिछले सामाजिक व्यवहार धीरे धीरे सुधरते जा रहे थे। हर सुबह शिवम उन्हें संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक का अभ्यास कराता, फिर 6 मेरिडियन दिव्य तलवार से उनकी महाशक्तियों को सील कर देता। हालांकि उनकी महाशक्तियां चली गई थीं, फिर भी उनके शारीरिक गुण आम लोगों से कहीं ज्यादा थे, इसलिए वे दुगुने गुरुत्वाकर्षण का सामना मुश्किल से कर पाते थे। दौड़ते समय वे खुद भी संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक का अभ्यास करते और आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करते। दोपहर के समय शिवम उन्हें कुछ मार्शल आर्ट सिखाता, क्योंकि केवल महाशक्तियों पर निर्भर रहने से उनके आक्रमण के तरीके बहुत ही एक जैसे हो जाते थे। ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति सभी प्रकार की ऊर्जाओं का अनुकरण कर सकती थी, जो उनके स्तर से परे लड़ने में उनका लाभ था। इतने सारे लोगों में सिर्फ हुई ही था जिसने शुरू से ही फांग जुएयू की बात सुनी। इतना ही नहीं, उसे फांग जुएयू के कहे हर शब्द याद थे। प्रशिक्षण के 18वें दिन आखिरकार वह सफल हो ही गया। इस दर से 2 महीनों में हर कोई महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के दूसरे चरण तक जरूर पहुंच जाएगा और उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से स्वर्गीय मानव लोक के किसी महाशक्ति से कमजोर नहीं होगी। शुरुआत में फांग जुएयू की शक्ति से दबे और भयभीत होने से लेकर बाद में उसका तहे दिल से सम्मान करने तक, महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के इस समूह ने धीरे धीरे फांग जुएयू के बारे में एक अलग नजरिया विकसित किया।
इस युवा सलाहकार में वाकई असली हुनर था और जब उन्होंने फांग जुएयू को देखा तो उनके चेहरे पर और भी ज्यादा सम्मान और उत्साह भर गया। आह, बच्चों को सिखाया जा सकता है। फांग जुएयू ने उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। वे दिल के बुरे नहीं थे और उचित मार्गदर्शन के साथ वे जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम हो सकते थे। भविष्य में उन्हें सुपर गॉड अकादमी में प्रवेश देना असंभव नहीं होगा। हुई, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। इस दौरान तुम मेरे लिए उन पर नज़र रखना। प्रशिक्षण को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगस्त में हम उन महान और शक्तिशाली प्राचीन मार्शल कलाकारों से मिलने प्राचीन मार्शल एसोसिएशन जा रहे हैं। हाँ, सलाहकार फैंग हुई ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। अब वह निस्संदेह शिवम का सबसे बड़ा प्रशंसक था। शिवम को कुछ काम निपटाने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। फिल्मांकन दल ने बैटल थ्रू द हेवेंस के पहले भाग की शूटिंग पूरी कर ली थी। सुपर गॉड अकादमी में शिक्षकों ने युद्ध के दृश्यों की शूटिंग भी पूरी कर ली थी। शिक्षक कांग ने भी शिवम को अनुकूलित फिल्मांकन परिणाम सौंप दिए थे और अब बस लिटिल यी को सही संपादन और बदलाव करने थे। 5 अगस्त को बैटल थ्रू द हेवेंस की पहली फिल्म आधिकारिक तौर पर रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। ये भाग जियाओयान के वुतान शहर छोड़ने और लिटिल मेडिकल इमोर्टल से मिलने के साथ समाप्त होता। पूरी फिल्म 4 घंटे लंबी थी, जिसकी लंबाई लगभग द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी महाकाव्य फिल्मों के बराबर थी। हालांकि इस भाग में पात्रों की ताकत ज्यादा नहीं थी और कोई भी लड़ाई शिवम द्वारा पिछली बार रिलीज किए गए भाग के रोमांचकारी स्तर तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी यह कुछ ऐसा था जो आज के विशेष प्रभाव हासिल नहीं कर सकते और न ही उस वीआर फिल्म का तो कहना ही क्या जो अभी तक देखी नहीं गई है। हालांकि वीआर उपकरण पहले से ही कई होम थिएटरों में मौजूद थे, लेकिन वे उपकरण बहुत ही अपरिष्कृत थे और नकली प्रभाव बचकाने ढंग से सरल थे। भारत में थिएटरों का पुनर्निर्माण करने के बाद शिवम ने खुले तौर पर घोषणा की कि नकली प्रभाव टेंगक्सुन द्वारा लॉन्च किए गए गेम से कम बुरे नहीं होंगे, जिससे सभी को आश्वस्ति मिली। इस बार शिवम नई फिल्म की रिलीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और उन्होंने इसके लिए 5 मिनट का एक प्रोमो क्लिप भी विशेष रूप से संपादित किया था। इस छोटी सी क्लिप में दृश्य प्रस्तुति, युद्ध के विशेष प्रभाव और अभिनेताओं का अभिनय लगभग बेदाग था और यह नंगी आंखों से देखने का ही प्रभाव था। वीआर थिएटर के अनुभव को जोड़ दें तो दृश्य प्रभाव बिल्कुल अद्भुत होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवम के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में आयोजित की गई थी। उनके मौजूदा प्रभाव के साथ फिल्म का समापन समारोह किसी अविश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो जितना भव्य था। बड़ी संख्या में पत्रकार तरह तरह के सवाल लेकर आ धमके, जिससे मनोरंजन जगत में एक अनोखा तमाशा बन गया। देखो हुई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके चेहरे के निशान ठीक हो गए हैं? और वह कितना जवान लग रहा है। जल्दी करो, एक तस्वीर लो, एक तस्वीर लो। ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। शिवम और प्रिंसिपल वांग भी आ रहे हैं। ... गहमागहमी भरे माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। निवेशक होने के नाते शिवम और वांग कांग को स्वाभाविक रूप से भाषण देने के लिए मंच पर आना पड़ा। शिवम को ऐसे मौके ज्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने ज्यादातर सवाल वांग कांग को ही करने दिए। लेकिन वहां मौजूद हजारों पत्रकार संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शिवम का नाम चिल्लाया। मेजबान ने संकेत के लिए शिवम की ओर देखा और उसकी सहमति मिलने पर माइक्रोफोन उसे थमा दिया। इतने सारे पत्रकारों के साथ सभी के लिए सवाल पूछना नामुमकिन था, इसलिए मेजबान ने कुछ पत्रकारों को बेतरतीब ढंग से चुन लिया। श्रीमान शिवम, आपने पिछली बार बैटल थ्रू द हेवेंस की 40 फिल्मों की शूटिंग में निवेश करने के इरादे की बात कही थी। क्या ये सच है या सिर्फ दिखावे के लिए? पहले पत्रकार का सवाल बेहद तीखा था। क्या 40 फिल्में वाकई इतनी ज्यादा हैं? शिवम ने जवाब दिया, अगर मैं हर एक में 1 अरब अमेरिकी डॉलर भी लगाऊं तो भी यह सिर्फ 400 अरब डॉलर ही होगा। वाह! भीड़ में हलचल मच गई। शिवम के कई अजीबोगरीब कदमों के बारे में सुनने के बावजूद सैकड़ों अरब डॉलर की बात करना अभी भी समझ से परे था। ठीक है, अगली। श्रीमान शिवम, कहा जाता है कि आपने हॉलीवुड के साथ कुछ विवादों के कारण इन फिल्मों की श्रृंखला की शूटिंग करने का फैसला किया। क्या ये सच है? हाँ, ये सही है, शिवम ने खुलकर स्वीकार किया। सभी पत्रकारों के कान खड़े हो गए। सामान्य तौर पर, हालांकि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन इसे इस तरह सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा। केवल शिवम ने ही मीडिया के सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत की। तो फिर आपका लक्ष्य क्या है? हॉलीवुड के फिल्म उद्योग पर प्रहार करना। प्रहार? शिवम ने सिर हिलाया। मेरा लक्ष्य इसे नष्ट करना है। श्रीमान शिवम, यह असंभव है। हॉलीवुड फिल्में भारत में बेहद लोकप्रिय हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो मैं कुछ विशेष कदम उठाने की योजना बना रहा हूं। मैंने देश भर के वीआर थिएटरों में पहली बैटल थ्रू द हेवेंस फिल्म मुफ्त में दिखाने का फैसला किया है। यकीन मानिए, इस फिल्म को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि उनकी फिल्में बकवास हैं। उनके स्पेशल इफेक्ट्स 50 सेंट के भी नहीं हैं।
शिवम की बातें सुनकर न सिर्फ पत्रकार बल्कि मंच पर मौजूद कलाकार और वान कांग भी हक्के बक्के रह गए। कलाकारों को शिवम से पहले ही अग्रिम भुगतान मिल चुका था, इसलिए उन्हें इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं थी कि वह इस फिल्म से कितना कमा पाएगा। वैन कांग की बात करें तो हालांकि शिवम ने शुरू में उन्हें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर होने वाली सारी कमाई देने का वादा किया था, लेकिन सच कहें तो इस फिल्म में वान कांग का निवेश ज़्यादा नहीं था, यहाँ तक कि कई 100 मिलियन भी नहीं। और पिछली बार शिवम ने उन्हें उस गुकांग स्वॉर्ड्स एक्ट के लिए अरबों अमेरिकी डॉलर दिए थे, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फायदे के बिना भी वान कांग को कोई शिकायत नहीं थी। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि शिवम ऐसा क्यों करेगा। फिल्मांकन स्थलों और कलाकारों के वेतन की लागत को छोड़कर सिर्फ बॉक्स ऑफिस की कमाई की बात करें तो अरबों डॉलर कोई मुद्दा नहीं थे। दौलत के साथ भी इस तरह से खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। 66,666। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑनलाइन सीधा प्रसारण हो रहा था और स्क्रीन पूरी तरह से 66,666 और अद्भुत टिप्पणियों से भरी हुई थी। शायद शिवम के लिए 40 अरब अमेरिकी डॉलर कोई बड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि फिल्मांकन के दौरान ये रकम दुनिया भर में फैले उनके व्यवसायों द्वारा पहले ही कमा ली गई थी, लेकिन आम लोगों के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा था। जहां तक फिल्मों के मुफ्त देखने की बात है तो इसने सभी दर्शकों को सीधे प्रभावित किया और उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इतनी उच्च स्तरीय वर्चुअल रियलिटी फिल्में अभी तक किसी भी देश में रिलीज नहीं हुई थी। फिल्म की प्रोसेसिंग लागत की तो बात ही छोड़ दें, शिवम ने सिनेमाघरों को बदलने में जो पैसा लगाया था वह पहले से ही डराने वाला था। शिवम की देशव्यापी सिनेमा रूपांतरण योजना कोई रहस्य नहीं थी। गणना के अनुसार निवेश का ये हिस्सा पहले ही 100 अरब युआन के करीब पहुंच चुका था। इतनी ऊंची लागत के साथ क्या एक फिल्म का टिकट महंगा नहीं हो सकता? मौजूदा औसत के हिसाब से एक 3D फिल्म का सबसे सस्ता टिकट 30 से 40 डॉलर का होता है। इतनी अनोखी फिल्म के लिए इसे दोगुना करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। इस IP, ट्रेलर इफेक्ट्स और उपकरणों को देखते हुए प्रति टिकट 100 डॉलर ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन शिवम ने इसे मुफ्त में देने का फैसला किया। क्या उसे नहीं पता था कि उसे हमेशा नुकसान हो रहा है? मुझे लगता है अब सब मुझे कोस रहे होंगे ये सोचकर कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, शिवम ने आत्महीन मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मैं बहुत गुस्सैल स्वभाव का हूँ। जब कोई मेरा विरोध करता है तो मैं बिना किसी अपवाद के जवाब देता हूँ, इसलिए चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो, मैं हॉलीवुड का सीधा सामना करूँगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कौन किससे ज़्यादा टिकेगा। शिवम ने तीखी टिप्पणी की। यार, डीन के गुस्से की वजह से मैं इसे फिर से देखूंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे एक बार फिर देखने के लिए बुलाओ। क्या कोई समझा सकता है कि डीन का हॉलीवुड से झगड़ा कैसे हुआ? मुझे पता है, डीन ने शुरुआत में हॉलीवुड की एक टीम से स्पेशल इफेक्ट्स करवाए थे। उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट के लिए टीम को वापस बुलाने के बहाने बनाए, फिर उन पर छींटाकशी की। अरे ये तो बेशर्मी है। डीन, तुम्हें मेरा समर्थन है, मैं उनकी फिल्में फिर कभी नहीं देखूंगा। बेचारा हॉलीवुड, डीन के निशाने पर होने से वो बर्बाद हो गया है। डीन से दौलत की तुलना करना तो मौत की दुआ है। ... ठीक है, चलो किसी और को पेश करते हैं। हॉलीवुड पर कई तीखे प्रहार करने की योजना बना चुके शिवम खुशी से मुस्कुराए। अचानक मंच की रोशनी दूसरी तरफ चली गई, जहां एक गोरी सुंदरी काली पोशाक में बाहर निकली। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? ये स्कारलेट है। डीन ने स्कारलेट को भारत बुलवाया था। 6666, मैं प्रभावित हूँ। यूं ही एक अहम किरदार को चुरा लिया गया, मार्वल का बीच रास्ते में ही गिरना तय है। ... आज से मिस स्कारलेट ने हमारी सुपर गॉड अनलिमिटेड कंपनी के साथ एक सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। असंभव। इस प्रसारण ने न केवल भारत के मीडिया को बल्कि विदेशी मीडिया को भी आकर्षित किया, क्योंकि स्कारलेट ने कथित तौर पर हॉलीवुड के साथ 5 साल का अनुबंध किया था और उल्लंघन का जुर्माना बहुत ज्यादा था। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उल्लंघन जुर्माना। मैं जेट खरीदना छोड़ देता हूं और यह बच जाता है, शिवम ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसने एक बार स्कारलेट को बचाया था और उसे एक अनूठा सौदा दिया था। भावना और तर्क ने स्कारलेट को मना करने का कोई कारण नहीं दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने नई फिल्म के कलाकारों में स्कारलेट की भूमिका नहीं देखी। डीन ने उसे यहाँ चुरा लिया। क्या आपको नहीं लगता कि जब डीन बोलते हैं तो 200 मिलियन $2 जैसे लगते हैं? सब खत्म हो गया, हॉलीवुड खत्म हो गया। डीन बाकी सबको क्यों नहीं खरीद लेते? हा, तुम्हें डीन का धूर्त स्वभाव नहीं पता, है ना? अगर उसने सबको खरीद लिया तो वे फिल्में कैसे बनाएंगे? उनकी फिल्में रिलीज हुए बिना डीन उन्हें कैसे अपमानित करेगा? बात तो सही है, तुम डीन की बात समझ रहे हो। श्री ब्रेला, कुछ गड़बड़ है। एक सहायक हाँफते हुए ब्रेला के कार्यालय में घुसा। निवेशकों के लिए प्रमुख वैश्विक घटनाओं पर नजर रखना बेहद जरूरी है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी हॉलीवुड को तहस नहस करने की तैयारी कर रहा था, जो उन निवेशकों के लिए एक अशुभ संकेत था। लाइव प्रसारण के आधे समय बाद ही भारी निकासी की सूचना मिली।
निवेशकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए। उसे नज़रअंदाज करो, हमारी फिल्मिंग जारी रखो। मुझे यकीन नहीं है कि भारत में हमारा विशाल प्रशंसक वर्ग हमारा समर्थन नहीं करेगा। ब्रेला का चेहरा उदास था। कुछ समय तक अनके और अन्य लोगों से कोई खबर न मिलने के बाद वह बेचैन हो गया। अब टीवी पर शिवम को जिंदा और स्वस्थ देखकर अनके और अन्य लोग शायद मुश्किल में पड़ गए होंगे। धिक्कार है उन हुआक्सियनों पर। ब्रेला ने गुस्से में अपने हाथ का प्याला कुचल दिया। ओह, और शिवम को अचानक कुछ याद आया। मैं एक और बात बता दूं, पिछले महीने से हमारी सुपर गॉड अनलिमिटेड कंपनी ने वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट और टूम रेडर जैसी बड़ी गेमिंग कंपनियों के साथ साझेदारी की है। अगले साल से हमारे नए फिल्म बेस पर सीक्वल की शूटिंग शुरू हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सभी हमारा समर्थन करेंगे। इस घोषणा के साथ एक और हंगामा मच गया। ये हॉलीवुड का कारोबार छीन रहा था। अगर उन्हें फिल्मों के ऑर्डर ही नहीं मिल रहे थे तो वे किस पर गुजारा कर पाएंगे। दरअसल जैसे ही वह प्रोमो सामने आया, कंपनियों ने शिवम से संपर्क करना शुरू कर दिया। हालांकि हॉलीवुड के प्रभाव ठीक ठाक थे, प्रोमो की तुलना में वे बिल्कुल बेकार थे। व्यापारियों का सिद्धांत लाभ केंद्रित होता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि फिल्म का आईपी कौन संभालता है। उन्हें बस काम के मुनाफे की परवाह होती है। लेकिन ये पहले से ही एक संकेत था। वैश्विक फिल्म उद्योग धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही वर्षों में पूरी हॉलीवुड निर्माण श्रृंखला भारत के विशाल भूभाग में उखड़कर फिर से बस सकती है, जिससे ब्रेला की व्यावसायिक योजना को गहरा झटका लगेगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि इस सब का मूल केवल विशेष प्रभावों और वीआर तकनीक का नतीजा था। ... क्या वे उद्योग को भारत ले जा रहे हैं? ब्रेला ने खबर सुनी, उसका सिर घूम गया। उसे यहाँ नियंत्रण पाने में वर्षों लग गए थे, लेकिन एक हुआक्सियन आसानी से सब कुछ हथियाने वाला था। मिस्टर ब्रेला, एक और सहायक दौड़कर आया। अभी अभी मार्वल के प्रतिनिधि ने कहा है कि इस फिल्म के खत्म होने के बाद वे हमारे साथ अपना सहयोग खत्म कर देंगे। उन्होंने भारत की सुपर गॉड अनलिमिटेड कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ये खत्म हो गया है, पूरी तरह से खत्म। ब्रेला अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसे 2 फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर होने वाली टक्कर का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। वे तो आमने सामने होने से पहले ही हार गए थे। मिस्टर ब्रेला, मेरे युवा गुरु का आपके लिए एक संदेश है। ब्रेला के कान में अचानक एक आवाज पड़ी। कौन है? ब्रेला ने इधर उधर देखा, लेकिन अपने सहायक के अलावा उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आप कौन हैं? ब्रेला, एक दिमागी महाशक्ति का प्रयोग करने वाला, किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं कर सका। लेकिन आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा। युवा गुरु ने कहा, हाल ही में डॉन मेंटल हॉस्पिटल में थोड़ी शांति है। हमें कुछ और सदस्यों की जरूरत है और आप बिल्कुल सही रहेंगे। धमाका! ब्रेला अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खाली थीं। मिस्टर ब्रेला, सहायक ने उसका व्यवहार देखा और तुरंत घबरा गया। हे। ब्रेला ने अपना सिर झुकाया और अपने सहायक को बेहद अजीब भाव से देखते हुए घृणा से लार टपकाते हुए बोला, ब्रह्मांड को संतुलन की जरूरत है। अगर मैं अपनी उंगलियां चटका दूं तो तुम सब गायब हो जाओगे। श्रीमान... किसी को पता नहीं था कि इस सब का मास्टरमाइंड अपने दफ्तर में ही बेवकूफ बन चुका था। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आधी ही हुई थी। रिपोर्टर अलग अलग देशों से आए थे और उनके इंटरव्यू के काम के अलावा उनके दूसरे उद्देश्य भी थे, और वे राष्ट्रीय रिपोर्टर ध्यान खींचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। श्रीमान शिवम, आपके देश ने हमेशा सहयोग की वकालत की है। हमारा मानना है कि आपको ये तकनीक साझा करनी चाहिए जो आपके देश की विचारधारा के अनुरूप है और वैश्विक फिल्म उद्योग को भी फलने फूलने में मदद करेगी। क्या ये पूर्वी कोको की भाषा है? अरे भाई, ये क्या कह रहा है? क्या कोई अनुवाद कर सकता है? भारत के नेटिजन्स की ताकत जबरदस्त थी। पूर्वी कोको भाषा समझने वाले कुछ लोगों को ढूंढना बहुत आसान था। जल्द ही किसी ने स्क्रीन पर इसका अनुवाद कर दिया। कितना दुष्ट आदमी है। कई लोगों को एहसास हुआ कि यह शिवम को चुनौती देने का एक तरीका था। उन्होंने भारत की वीआर तकनीक हासिल करने के लिए कई तरीके आजमाए थे, लेकिन नाकाम रहे। अचानक उन्होंने इस मुद्दे को इस तरह उठाया। इतना ही नहीं, लगता है कि वहाँ कोई पेशेवर दुभाषिया भी नहीं है। अगर निर्देशक को समझ नहीं आया तो और भी शर्मनाक होगा। उफ, वाकई दुर्भावनापूर्ण इरादा। हालांकि शिवम बस मुस्कुराए और अपनी बेबाक पूर्वी कोको भाषा में कहा, वाकई आपके देश ने सहयोग में बहुत अच्छा काम किया है। आपकी महाकाव्य फिल्मों ने आपके देश की सीमाओं को तोड़ दिया है और दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ रहा है। पूर्वी कोको का रिपोर्टर शर्म से लाल हो गया और अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम सार्वजनिक रूप से ऐसे चौंकाने वाले शब्द कहेगा। नेटिजन्स ने स्क्रीन पर शिवम के शब्दों का तुरंत अनुवाद कर दिया। हा 6666। निर्देशक बहुत तेज हैं। ये लोग बिना कुछ दिए कुछ चाहते हैं, लेकिन निर्देशक की सोच कितनी अनोखी है। क्या आपने निर्देशक की भाषा पर ध्यान नहीं दिया? यह इतनी सटीक थी कि मैं, जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से पूर्वी कोको में रह रहा हूं, भी कोई उच्चारण नहीं पहचान पाया।
श्रीमान शिवम, कृपया मजाक मत करो। पूर्वी कोको के रिपोर्टर ने अपना रूप ठीक किया। हम अभी तकनीकी आदान प्रदान और सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। ओह, ये भी काम करता है। अपने देश की धातु शोधन और इंजन तकनीकों को साझा करने के बारे में क्या ख्याल है? शिवम ने धाराप्रवाह कहा। जैसे ही उसने बात की, पूर्वी कोको का रिपोर्टर तुरंत बैठ गया। शिवम का जवाब बहुत चालाक था। श्रीमान शिवम, हमारे देश की जांच के अनुसार ये वीआर तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स तकनीक हमारे शोधकर्ताओं ने भारत की यात्रा के दौरान खो दी थी। हमें उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे तुरंत हमें लौटा देंगे। धिक्कार है, एक ना समझ आया। अगर ये लाइव नहीं होता तो शिवम उसे हुआंगपो नदी में फेंक देते। क्या ये कोई ऑनलाइन मीम नहीं है? ये हकीकत कैसे बन गया? श्रीमान, कृपया वापस जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री को बताएं कि मेरे दादाजी ने वहां 200 वर्ग किलोमीटर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जिसे बाद में प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए आपको किराए पर दे दिया गया। अब मैं किराया बढ़ाने की सोच रहा हूं और आपको अगले साल 2 गुना किराया देना होगा। हे भगवान, निर्देशक को इतनी सारी विदेशी भाषाएं कैसे आती हैं? मानक संचालन, क्या आपको नहीं पता कि निर्देशक ने हाल ही में साइंस और नेचर में 20 शोधपत्र प्रकाशित किए हैं? इतनी गहरी अकादमिक क्षमता के साथ क्या कुछ भाषाएं जानना अजीब है। दुभाषिया कहाँ है? मैं समझ गया, अनुवाद छोड़ा गया। रुको, बात ये नहीं है। अरे, क्या निर्देशक ने कहा कि उसके पूर्वज ने किसी के देश में 200 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदी थी? क्या ये सच है? हा, ये बिल्कुल सच नहीं है। निर्देशक मजाक कर रहे होंगे। अगर कोई और कहता तो मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन अगर निर्देशक ने कहा होता तो मुझे लगता है कि ये सच हो सकता है। रिंग रिंग। रिपोर्टर कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसका फ़ोन बज उठा। नंबर देखकर वो कांप उठा। उसकी कंपनी के बॉस का फ़ोन था। बेवकूफ़, तुम क्या कह रहे हो? प्रधान संपादक, मैं आपके निर्देशों का पालन करते हुए भारत के लोगों से वीआर तकनीक और विशेष प्रभाव प्राप्त कर रहा हूँ। रिपोर्टर दुखी लग रहा था। मत पूछो, बस जल्दी से वापस आ जाओ। ये राष्ट्रपति का आदेश है, इससे ज़्यादा कहने से परेशानी होगी। रिपोर्टर हैरान लग रहा था। वह सही कह रहा था। हमारे देश के पास वास्तव में उनकी 200 वर्ग किलोमीटर जमीन है। राष्ट्रपति ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। अगर किराया बढ़ा दिया गया तो हमारा पूरा टीवी स्टेशन बंद हो जाएगा। ये सुनकर रिपोर्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि शिवम बस पलटवार कर रहा है, लेकिन 200 वर्ग किलोमीटर उनकी राजधानी के क्षेत्रफल का लगभग 1/3 था। ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा? लेकिन ये सच निकला, उसने झूठ नहीं बोला था। जब उसने फ़ोन रखा तो वहां मौजूद सभी लोग उसे घूर रहे थे और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका फ़ोन स्पीकर पर था, जो उसकी कही हर बात प्रसारित कर रहा था। अंदर कहाँ है? दुभाषिया, मैं अब अनुवाद करने की हिम्मत नहीं करता। फ़ोन पर मौजूद व्यक्ति ने उसे चुप रहने को कहा। उनके देश के राष्ट्रपति ने खुद फ़ोन करके उसे चेतावनी दी कि निर्देशक ने जो कहा वो सब सच है। हे भगवान, उपन्यास भी ऐसा लिखने की हिम्मत नहीं कर सकते। निर्देशक ने रियल एस्टेट में कब से शुरुआत कर दी? अरे वाह, मैं तो स्तब्ध हूँ। डांट खाने के बाद रिपोर्टर निराश होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला गया। लेकिन 1-2 रिपोर्टरों की नाकामी ने बाकियों को पूरी तरह हार मानने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने तीखा हमला बोल दिया। हालांकि जुगे लियांग की तरह जो कई विरोधियों का चतुराई से सामना करते हैं, फैंग जुयू ने सभी सवालों का धाराप्रवाह जवाब दिया, जिससे न सिर्फ रिपोर्टर अवाक रह गए, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न भाषाओं को समझकर धाराप्रवाह जवाब भी दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फैंग जुयू न सिर्फ वैज्ञानिक शोध में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, बल्कि एक भाषाई प्रतिभा भी थे। निर्देशक महोदय, क्या आप बीबी के इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश के साथ बड़े हुए हैं? मैं नतमस्तक हूँ। निर्देशक प्रतिभाशाली, सुंदर और अमीर हैं। क्या ये दुनिया थोड़ी ज़्यादा ही अन्यायपूर्ण नहीं है? एट बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, जल्दी करो और लहर पर सवार हो जाओ। मैंने तुम्हारे विज्ञापन का नारा भी सोच लिया है। क्या तुम्हारी मार्केटिंग टीम अयोग्य लोगों से भरी है? निर्देशक, क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के एक रिपोर्टर के सवाल के साथ समाप्त हुई। ज़रूर, पूछिए। निर्देशक, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने सिर्फ 21 साल की उम्र में इतनी गहरी अकादमिक और भाषाई महारत कैसे हासिल कर ली? क्या मैं पहले आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़रूर, खूबसूरत रिपोर्टर ने सिर हिलाया। मुझे लग रहा है कि निर्देशक फिर से कुछ शरारती कहने वाले हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सब लोग सावधान रहें, आगे हाई अलर्ट है। निर्देशक दिखावा करने वाले हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? शिवम ने पूछा। ओह, रिपोर्टर दंग रह गया। शिवम की उत्कृष्टता उसके आकर्षक रूप पर भारी पड़ गई थी। गौर से देखने पर उसका चेहरा सचमुच आकर्षण से भरपूर था, ज्यादा सुंदर नहीं, पर देखने में मनभावन। सुंदर, रिपोर्टर ने सिर हिलाया। खैर, बात सीधी है, मैं बस यह नहीं चाहता था कि सब ये सोचें कि मैं काम चलाने के लिए अपने रूप पर निर्भर हूँ।
प्राचीन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन नई फिल्म के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद जीवंत माहौल में संपन्न हुई और शिवम को आज निस्संदेह प्रतिभा के प्रशंसकों की एक लहर मिली। कुछ उत्साही दर्शकों ने तो उन शानदार साक्षात्कारों को संपादित करके बिलिबिली पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो तुरंत वायरल हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्मी अभी कम भी नहीं हुई थी कि हॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर आई। ब्रेला, वह बिजनेस जीनियस जिसने पूरे हॉलीवुड को नियंत्रित किया था, उसी दिन अचानक मानसिक रूप से टूट गया। पहचान होने पर विशेषज्ञों का मानना था कि उसे कोई गंभीर सदमा लगा था, जिससे उसे दौरे पड़ने लगे और मानसिक बीमारी हो गई। अब उसे इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डॉन मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुनिया भर के नेटिजन्स तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने पाया कि शिवम और हॉलीवुड के बीच संघर्ष आश्चर्यजनक रूप से इसी मिस्टर ब्रेला की वजह से शुरू हुआ था। अचानक सबको समझ आ गया, शिवम वाकई दिल तोड़ने वाला था। कड़ी मेहनत से अपना व्यावसायिक साम्राज्य बनाने के बाद वह रातों रात ढह गया। उसे जो झटका लगा वह समझ से परे था। ब्रेला के मानसिक रूप से टूटने का कारण वे केवल उसके नाजुक दिल को ही मान सकते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शिवम ने किसी से यह करवाया है। उफ उफ उफ, निर्दयी निर्देशक से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। एक और घसीटा गया। ये बिना कोई निशान छोड़े हत्या करने जैसा है, जिससे ये बेवकूफ़ सोचते हैं कि हम भारत वालों को धमकाना आसान है। अब से सबको सावधान रहना होगा। बॉस फैंग के खिलाफ कभी मत जाना, वरना तुम न सिर्फ पागल हो जाओगे बल्कि इलाज का खर्च भी निर्देशक की जेब में जाएगा। ... कुछ ही दिनों में ब्रेला के नाम से चलने वाले उद्योगों को बड़े शेयरधारकों ने तेजी से निगल लिया और बांट लिया और उन लोगों ने भारत में भारी मात्रा में धन जमा कर दिया। इन निवेशों से भारत के तकलामाकन रेगिस्तान का विकास अचानक तेज हो गया और बड़े पैमाने पर निर्माण और राष्ट्रीय संसाधन नीतियां इस क्षेत्र के पक्ष में हो गईं। जल्द ही ये हॉलीवुड जैसा एक चहल पहल वाला शहर बन जाएगा। कौन सोच सकता था कि एक साल पहले तक ये जगह एक दुर्गम रेगिस्तान थी। वाह वाह, वांग लिन की मेज के सामने खड़ा अपने पिता के हाव भाव देख रहा था। शिवम तो वाकई एक बिजनेस जीनियस है। पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अरबों अमेरिकी डॉलर लगाए हैं, उसे वापस पाने में कितने साल लगेंगे। वांग थोड़ा हैरान था, सोच रहा था कि शिवम बस पैसा बर्बाद कर रहा है। तुम्हें क्या पता, तुम तो बस छोटी मोटी चालें ही चला सकते हो, उसकी दूरदर्शिता के उलट। वांग लिन ने कहा, मेरे सूत्रों के अनुसार पूरा हॉलीवुड फिल्म उद्योग एक एक करके पलायन कर चुका है और अगला कदम फैशन उद्योग को स्थानांतरित करना है। हालांकि अभी का मुनाफा उनके शुरुआती निवेश से बहुत कम है, लेकिन 5-10 सालों में यह उनकी कमाई का जरिया बन जाएगा। वांग लिन ने आगे कहा, उसने देश के रेगिस्तान प्रबंधन में योगदान दिया है और 100 वर्ग किलोमीटर जमीन पूरी तरह से उसकी है। वह जो चाहे कर सकता है। यह एक छोटे शहर के लिए सिर्फ उसके लिए पैसा कमाने के बराबर है। क्या आपको लगता है कि उन अरबों अमेरिकी डॉलर की भरपाई में लंबा समय लगेगा? धिक्कार है, वह चालाक कुत्ता सचमुच एक अनुभवी और धूर्त बूढ़ा लोमड़ी है। वांग ने गाली दी। हालांकि 100 वर्ग किलोमीटर एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसका औद्योगिक पैमाना दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों के बराबर आसानी से हो सकता है। यहाँ तक कि सिर्फ कर भी बहुत ज़्यादा होंगे और यह आसपास के शहरों तक फैला होगा। ये औद्योगिक श्रृंखला तो अकल्पनीय है। तुम्हें शिवम का दोस्त होने के नाते उसकी व्यावसायिक कुशलता के बारे में और जानना चाहिए, वरना मैं भविष्य में इतना बड़ा उद्योग तुम्हें कैसे सौंप पाऊंगा। वांग लिन ने झुंझलाकर आह भरी। वांग बुदबुदाया, तो फिर पहले मुझे कुछ अरब अमेरिकी डॉलर क्यों नहीं दे देते? इतने बड़े पैमाने का लेआउट, उसके अलावा दुनिया में और किसके पास बनाने के लिए इतना पैसा है? हॉलीवुड का मामला अब खत्म हो चुका था। शिवम ने शुरू में सोचा था कि उन लोगों में थोड़ी और हिम्मत होगी, लेकिन लगता है उसने उन पूंजीपतियों के मुनाफे के जुनून को कम करके आंका था, जिससे हॉलीवुड समय से पहले ही ढह गया। ... हाल के दिनों में भारत प्राचीन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में काफ़ी उथल-पुथल देखी गई है। कुछ समय पहले एसोसिएशन को यानहुआंग से इन विशेष शक्तियों की देखरेख के लिए एक नए संगठन की स्थापना के बारे में सूचना मिली थी और उन्होंने हाल ही में महाशक्ति उपयोगकर्ताओं और प्राचीन मार्शल कलाकार समुदायों के लिए एक नए प्रबंधन मॉडल को लागू करने के लिए एक सलाहकार भेजने की योजना बनाई थी। प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना सभी प्राचीन मार्शल परिवारों और संप्रदायों ने मिलकर की थी। नामात्र रूप से यह एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य आपसी सहायता, विवादों का समाधान और प्राचीन मार्शल कलाकारों के बीच सहयोग स्थापित करना था। लेकिन मूलतः उनका उद्देश्य महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का विरोध करना था, यानहुआंग से स्वायत्त प्रबंधन अधिकार प्राप्त करना था, ताकि वे कुछ नियमों से बंधे न रहें। भारत महाशक्ति उपयोगकर्ता के प्रमुख संगठन की अध्यक्ष यानहुआंग एक बहुत ही शक्तिशाली महिला थी, जो 8वें स्तर की महाशक्तियों की प्रयोगकर्ता थीं। प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष सुन जिंगहे केवल एक प्रारंभिक स्तर की स्वर्गीय मानव लोक मार्शल कलाकार थीं,
लेकिन एसोसिएशन के भीतर केवल कुछ ही लोगों को पता था कि एक बुजुर्ग थे जो संगठन के भीतर दिव्य परिवर्तन लोक में प्रवेश कर चुके थे। अध्यक्ष के अलावा यानहुआंग के 2 7वें स्तर के महाशक्ति प्रयोगकर्ता भी थे। हालांकि 3 सबसे बड़े प्राचीन मार्शल संप्रदायों के सर्वोच्च बुजुर्ग भी दिव्य परिवर्तन लोक में थे। 3 के विरुद्ध 3 की स्थिति ही संगठनों को संतुलित रखती थी। प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन की स्थापना पहाड़ों के भीतर लिंगलांग पर्वत नामक एक स्थान पर हुई थी, जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित था, जहां बिना अनुमति के पहुंचा नहीं जा सकता था। फिर भी ये पर्वत धरती पर एक स्वर्ग जैसा था, जो चारों ओर धुंध से घिरा हुआ था और जिसकी इमारतें प्राचीन शैलियों को दर्शाती थीं। पहाड़ की चोटी पर एक पूरी तरह से लकड़ी का घर था, जो प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन का मूल था। उच्च स्तरीय सदस्यों का एक समूह, जिनकी उम्र 1 सदी से ज्यादा है लेकिन उम्र 50 के आसपास ही लगती है, यानहुआंग के अचानक प्रबंधन उपायों के खिलाफ जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। ये नेता प्राचीन मार्शल जगत के प्रभावशाली व्यक्ति या प्रसिद्ध परिवारों और संप्रदायों के मुखिया थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यानहुआंग में कोई नया उच्च स्तरीय महाशक्ति उपयोगकर्ता हो? असंभव, यानहुआंग में भी हमारे लोग हैं। आज तक 7वें स्तर से ऊपर केवल 3 महाशक्ति उपयोगकर्ता हैं, जिनमें वह महिला भी शामिल है। तो फिर क्या हो रहा है? ये यथास्थिति 10 सालों से बनी हुई है। अगर उन्हें यकीन नहीं होता तो वे हमारे खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह 9वें स्तर तक पहुंच गई हो? हाँ, इसकी संभावना और भी कम है। अगर वह टूट जाती तो अपने अस्थिर स्वभाव को देखते हुए वह बहुत पहले ही हमला कर देती। वह हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसी सलाहकार को भेजने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रखती। अगर उन्हें 1 और 7वें स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता मिल भी गया तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवेई मंडप से हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग भी 1 साल पहले दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गए थे। सचमुच, उपस्थित लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक प्राचीन मार्शल कलाकार किसी महाशक्ति उपयोगकर्ता से कम शक्तिशाली नहीं था। बिल्कुल सच। वाह, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। अगर वे आते भी हैं तो हम उन्हें खाली हाथ भेज देंगे। संप्रदाय प्रमुख, अभी अभी आसमान से एक बक्सा गिरा है। बैठक अभी समाप्त ही हुई थी कि एक संप्रदाय के साथ आया एक शिष्य एक चौकोर छोटा बक्सा लेकर दौड़ता हुआ आया। मैंने इसे पहले भी देखा है। युवा लोग अब इसे एयरड्रॉप कहते हैं। जल्दी करो, संप्रदाय प्रमुख जो, इसे खोलो और देखो। दूसरों ने आग्रह किया। संप्रदाय प्रमुख जो ने लाल नीले रंग का डिब्बा खोला तो अंदर सिर्फ एक पत्र निकला। ये भारत यानहुआंग डिसेप्शन ब्यूरो के मानद सलाहकार की ओर से है। मैं 3 दिन में आऊँगा, कृपया सूचित कर दें। प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन के उच्च स्तरीय सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। वे आ रहे हैं। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इस दिन लांग्या पर्वत असाधारण रूप से जीवंत हो उठा, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की लहरें उमड़ पड़ीं। हालांकि विभिन्न परिवारों और संप्रदायों में अक्सर कुछ विवाद और गुप्त प्रतियोगिताएं होती रहती थीं, लेकिन जब उनका एक ही लक्ष्य होता था तो वे असाधारण रूप से एकजुट हो जाते थे। खबर प्रकाशित होने के तुरंत बाद इसे जोरदार प्रतिक्रिया मिली। पत्र में केवल इतना उल्लेख था कि यानहुआंग द्वारा भेजा गया एक सलाहकार 3 दिनों में व्यक्तिगत रूप से आएगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि कितने लोग आएंगे। परिणामस्वरूप पूरा लांग्या पर्वत हाई अलर्ट पर था। इस तथाकथित ढोंगी ब्यूरो से निपटने के लिए स्वर्गीय मानव लोक और दिव्य परिवर्तन लोक के एकांतप्रिय विशेषज्ञों को छोड़कर 8 संप्रदायों और 12 परिवारों ने दर्जनों जन्मजात गुरुओं और हजारों बल परिवर्तन और गिरोह परिवर्तन विशेषज्ञों को यहाँ इकट्ठा किया। हुआंग परिवार के गुरु, आप जल्दी आ गए। चेन चेन परिवार के सभी विशेषज्ञों के साथ पहुंचे। चेन परिवार के मुखिया, आप भी देर से नहीं आए। हुआंग परिवार के मुखिया हुआंग हुआइफेंग ने चेन वेई की ओर हाथ बढ़ाए। मैंने सुना है कि चेन परिवार को एक अच्छा दामाद मिल गया है और अब भतीजी मेंघन की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। उसे गैंग ट्रांसफॉर्म के करीब पहुंचना चाहिए, है ना? हा, बस अफवाहें। चेन वेई को शिवम से ढेर सारे अमृत मिले थे, लेकिन ये जानकारी सिर्फ परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को ही थी। उसे भी यह अजीब लगा। हालांकि चेन मेंघन को परिवार द्वारा दिए गए अमृत मिल गए थे, फिर भी कुछ ही महीनों में उसका दायरा रॉकेट की तरह आगे बढ़ गया। वह सिर्फ गैंग ट्रांसफॉर्म में पहुंचने वाली ही नहीं थी, बल्कि सहज स्तर तक पहुंचने की कगार पर थी, है ना? चेन मेंघन चुपचाप चेन वेई के पीछे खड़ी रही। सच तो ये था कि वह आज आना ही नहीं चाहती थी। सुपर गॉड अकादमी के अनुभव के बाद उसका स्तर काफी बढ़ गया था। उसकी नज़र में तथाकथित स्वर्गीय और दिव्यता परिवर्तन दायरे बस छोटी मोटी लड़ाइयाँ थीं। यानहुआंग के इस सलाहकार से निपटने में मेहनत करने से बेहतर होगा कि सुपर गॉड अकादमी में और मार्शल आर्ट सीखी जाए और कुछ और समय तक साधना की जाए। हो सकता है कि वह कुछ ही दिनों में स्वाभाविक रूप से सफल हो जाए। मैंने सुना है कि हाल ही में एक भोज में सन परिवार को नुकसान हुआ था, क्या हुआ? हुआंग हुआइफेंग ने उत्सुकता से पूछा।
हुआन परिवार ने उस दिन एक बुजुर्ग को भेजा था, लेकिन लौटने पर बुजुर्ग हकलाने लगे और असल में क्या हुआ था ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अच्छा, चेन वेई ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। हुआन, मेरे भाई, मैं सच में नहीं कह सकता। मेरे दामाद की पृष्ठभूमि कुछ हद तक असाधारण है। क्या ये वाकई इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? चेन वेई ने सिर हिलाया। अरे देखो, बाई परिवार भी यहाँ है। हालांकि बाई परिवार एक छोटा सा परिवार था, लेकिन उनके कबीले का मुखिया सिर्फ गैंग ट्रांसफॉर्म स्तर का था। हालांकि बाई परिवार की इस पीढ़ी ने दो उल्लेखनीय युवा पैदा किए थे, खासकर बाईयू नाम की एक लड़की। 20 साल से कुछ ज्यादा उम्र में ही बाईयू ने जनजात क्षेत्र को चुनौती देना शुरू कर दिया था और जनजात गुरुओं को हराने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। 1 महीने पहले प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में आयोजित युवा पीढ़ी की कीमिया प्रतियोगिता में उसने एक असली अमृत बनाकर प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में लंबे समय से गायब एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पूर्ण अंतर से प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस समय एक कीमिया गुरु ने तुरंत उसे अपना शिष्य बनाना चाहा, लेकिन बाईयू ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह उसका गुरु बनने के योग्य नहीं है। वह कीमिया गुरु जनजात क्षेत्र में था और लंबे समय से प्रसिद्ध था। बड़े बड़े परिवारों द्वारा भी उसका सम्मान किया जाता था, जिससे वह इस अपमान को सहन नहीं कर सका। इसलिए उसने वरिष्ठता की परवाह किए बिना हमला कर दिया। अप्रत्याशित रूप से बाईयू ने अपनी अर्धचरणीय जनजात शक्ति से उसे 10 चालों से भी कम समय में हरा दिया। उस युद्ध ने प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में उसकी प्रसिद्धि को और पुख्ता कर दिया। और वहाँ है किन परिवार। किन परिवार का भारत के प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में मूल रूप से एक मजबूत रुतबा था, लेकिन उनके केवल एक ही जनजात क्षेत्र के पूर्वज थे। फिर भी पिछले महीने ही उनके एक कनिष्ठ ने औपचारिक रूप से जनजात क्षेत्र में प्रवेश किया और वह 25 साल का भी नहीं था। अरे बाईयू, मुझसे हमेशा इतनी रूखी मत रहो। बाई परिवार और किन परिवार के सदस्य एक साथ आए और रास्ते में किन्यू लगातार उसे चिढ़ाती रही। हालांकि किन्यू थोड़ा चंचल था, उसमें प्रतिभा और लगन दोनों थी। बाईरुहाई के पिछले जन्मदिन पर बाईयू ने उसे पीटा था, लेकिन अब वह उससे आगे निकल गया था। मुझसे दूर रहो। बाईयू के चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छा गई। वह सोच रही थी कि फोंग जुएयू इस लड़के को स्कूल में क्यों लाया। अरे मेंघन। बाईयू ने दूर से चेन मेंघन को देखा और इस पल चेन मेंघन के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। कई परिवारों के बुजुर्ग हैरान थे, क्या वे सब एक दूसरे को जानते थे? लेकिन सामान्य ज्ञान के अनुसार क्या एक ही युग के प्रतिभाशाली लोगों के समूह को विजेता का निर्धारण करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए? उनके बीच इतना अच्छा रिश्ता क्यों था? लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे तीनों असल में एक ही स्कूल में पढ़ने वाले सहपाठी थे और उनकी असाधारण प्रतिभाएं उस स्कूल से भी उपजा है। पिताजी, आप सब आपस में बातें कर रहे हैं, हम बातचीत करने के लिए एक तरफ जा रहे हैं। चेन मेंघन और बाकी लोगों ने अपने परिवार के बुजुर्गों का अभिवादन किया। उन्हें जाने दो, हालांकि उनमें से हर एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। इस लड़ाई में जनजात क्षेत्र से नीचे का कोई भी व्यक्ति केवल एक दर्शक है। हाँ, चलो पहले प्रतिवादों पर चर्चा करते हैं। चिंता मत करो सब लोग, संघ के अध्यक्ष सुन जिंगहे ने कहा। मैंने पहले ही लांग्या पर्वत की तलहटी में एक व्यूह रचना स्थापित कर दी है। ये व्यूह रचना जनजात गुरुओं के लिए भी अभेद्य है और स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ कुछ समय के लिए फंस जाएंगे। ओह, किसने सोचा होगा कि अध्यक्ष सुन के पास ऐसी व्यूह रचना होगी? हा, अगर यान हुआंग द्वारा भेजा गया सलाहकार पर्वत की तलहटी में मौजूद व्यूह रचना को पार भी नहीं कर सकता, तो मुझे आश्चर्य है कि हमें संभालने के लिए उनके पास क्या चेहरा होगा। ये तो बस पहला चेक पॉइंट है। सुन जिंगहे रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। क्या आप वूली को जानते हैं? आपका मतलब उस जमाने के उत्परिवर्तित तिब्बती मास्टिफ से है? बिल्कुल, सुन जिंगहे ने सिर हिलाया। न केवल मनुष्यों में महाशक्तियों के उपयोगकर्ता मौजूद थे, बल्कि पशु जगत में भी ऐसे दुर्लभ जीव थे। हालांकि उत्परिवर्तित जानवर अक्सर अज्ञात कारणों से युवावस्था में ही मर जाते थे, लेकिन ये तिब्बती मास्टिफ वूली एक अपवाद था। मूल रूप से पश्चिमी भारत में मवेशियों और भेड़ों का अक्सर अवैध शिकार करने के कारण खोजा गया। इसने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। लोगों को इसका शिकार करने के लिए भेजा गया, लेकिन वे न केवल इसे पकड़ नहीं पाए, बल्कि उन्होंने कई लोगों को भी खो दिया। लेकिन पिछले 5-6 सालों से इसकी कोई खबर नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, क्या आप कह रहे हैं कि वूली प्राचीन मार्शल एसोसिएशन के हाथों में है? किसी ने तुरंत अनुमान लगाया। सही, सुन जिंगहे हंसे। सालों पहले हमने इसे बुरी तरह घायल करने के लिए 4 स्वर्गीय क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजा था और इसे वश में करने में 2 साल लग गए। अब ये लगभग प्राचीन मार्शल एसोसिएशन का संरक्षक जानवर है। हा, वूली, जो स्वर्गीय क्षेत्र के शिखर के बराबर है। अगर वह यान हुआंग के उन 3 लोगों में से एक न हो, तो आज के सलाहकार का बुरा समय आने वाला है। हा, सब लोग, क्या आपको लगता है कि वे यहाँ तक पहुँच पाएंगे? मुझे लगता है कि यह असंभव है। शायद आधे रास्ते में ही वे हार मान लेंगे। अध्यक्ष महोदय, पहाड़ की तलहटी में हमारे जासूसों ने खबर भेजी है। यान हुआंग के सलाहकार लांग्या पर्वत के क्षेत्र में एक दल लेकर आए हैं।
जैसे ही वे जोर जोर से बातचीत कर रहे थे, प्राचीन मार्शल एसोसिएशन द्वारा भेजे गए कर्मियों ने खबर दी। ओह, उस सलाहकार का क्या हुआ? वे कितने लाए थे? अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हुए, सलाहकार एक बहुत छोटा लड़का है, सिर्फ 30 लोग और एक कुत्ता लेकर आया है। कुत्ता लाया? हा हा हा, क्या ये सलाहकार किसी ऐसे अधिकारी का रिश्तेदार हो सकता है जिसने अपने संपर्कों के जरिए नौकरी पाई हो और जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हो? इस पर कई लोग हंसे। क्या वे तीनों मौजूद हैं? रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि सुन जिंगहे उन 3 7वीं कक्षा से ऊपर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की बात कर रहा था। नहीं, सब अनजान हैं। कबीले के नेता और संप्रदाय के नेता सभी एक साथ हंसे। 7वीं कक्षा से ऊपर के उन महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के बिना वे इस पहाड़ी द्वार तक कैसे पहुंच पाते? अच्छा, सुन जिंगहे का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अगर वे 3 शीर्ष स्तरीय महाशक्ति उपयोगकर्ता व्यक्तिगत रूप से भी आएं, तो भी वह उनसे नहीं डरेगा। इस तथ्य की तो बात ही छोड़ दें कि तीनों में से कोई भी नहीं आया। मैं देखना चाहता हूं कि यान हुआन के लौकी के अंदर क्या है। सुबह करीब 10 बजे शिवम 30 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं और एरगोजी के साथ लांग्या पर्वत की तलहटी में पहुंचा। उसने शिखर की ओर देखा। ये काफी ऊंचा पर्वत था, जिसकी मुख्य चोटी 2000 मीटर से भी ऊंची होने का अनुमान है। सलाहकार, ये लांग्या पर्वत है। प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन सबसे ऊपर है, महाशक्ति उपयोगकर्ताओं में से एक ने कहा। क्या आप में से कोई पहले यहाँ आया है? शिवम ने पूछा। सभी ने सिर हिलाया। यानहुआन के अंतिम अध्यक्ष को यहाँ आए 10 साल से भी ज्यादा हो गए थे। उनमें से ज्यादातर तो उस समय यानहुआन में शामिल भी नहीं हुए थे। अपनी शक्तियों को जागृत करना तो दूर की बात है, वे यहाँ कैसे आ सकते थे? लेकिन सलाहकार, मैंने सुना है कि लांग्या पर्वत पर कई भ्रमकारी सरनियां और तंत्र हैं। अगर बाहरी लोग तेजी से अंदर आएं, तो वे खो जाने या जाल से हमला होने से पहले पहाड़ की आधी चढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। इतना शक्तिशाली? शिवम ने अपनी सुपर गॉड अकादमी के बाहर खाली चौक के बारे में सोचा और सोचा कि क्या अकादमी की जगह थोड़ी जर्जर है। कोई बात नहीं, चलो ऊपर चलते हैं। क्या कुछ टूटी हुई एरे हमें सचमुच फंसा सकती हैं? हा हा हा, सलाहकार सही कह रहे हैं। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मैं अब एसएसएस स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता नहीं रहा। 2 महीने के गहन प्रशिक्षण के बाद इन 30 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का औसत स्तर दूसरी श्रेणी की महाशक्ति के स्तर पर था। स्वर्गीय क्षेत्र के प्राचीन मार्शल कलाकारों के खिलाफ भी वे लड़ सकते थे। और पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट संघ में स्वर्गीय मानव क्षेत्र के कितने विशेषज्ञ थे। हालांकि वे अच्छी तरह छिपे हुए थे, शिवम जानता था कि उनके पास 20 भी नहीं हैं। इन 30 लोगों की युद्ध शक्ति अगर दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में किसी का सामना न भी कर रहे हों, तो भी लांग्या पर्वत को समतल करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन सलाहकार फैंग, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आगे बढ़ो, हम यहाँ शीर्ष कमांडर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने आए हैं। तुम कुत्ता क्यों लाए हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर लड़ाई हुई तो वह घायल हो जाएगा? ओह, सच में? शिवम ने एरगोजी को धक्का दिया, जो उसके पैर से रगड़ रहा था। मेरा एरगोजी घर पर बोर हो रहा था। मैं उसे आज दुनिया देखने और थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर लाया हूँ। चिंता मत करो, वह बहुत चालाक है। एरगोजी अब 6 महीने से ज्यादा का हो गया था और एक बड़ी नस्ल के कुत्ते के आकार का हो गया था। उसका काला फर चमकदार था और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों की पुतलियां बैंगनी हो गई थीं। गौर से देखने पर यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण काला कुत्ता नहीं था। शिवम अब हिडन एलिमेंट्स के मध्य चरण के करीब था, लेकिन हर बार जब वह एरगोजी के साथ खेलता तो उसे लगता कि वह अभी भी गति में उसके बराबर नहीं आ पा रहा है। उसे भी यकीन नहीं था कि एरगोजी कितना शक्तिशाली हो गया है। एरगोजी, आगे जाकर खोज करो, शिवम ने उससे कहा। वूफ! एरगोजी ने आलस से शिवम को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम खुद क्यों नहीं जाते? देखो कितना मोटा हो रहा है। इतना आलसी रहा नहीं तो सुअर बन जाओगे। शिवम ने उसे फिर लात मारी। जाओ, मैं तुम्हें बाद में सॉसेज दूंगा। सॉसेज शब्द सुनते ही एरगोजी तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। गोलियां स्वादिष्ट और असरदार होती हैं, लेकिन एरगोजी के मन में सॉसेज सबसे स्वादिष्ट होते हैं। आह, आत्माभक्षी जानवर की गरिमा एक इंसान द्वारा कुचली गई। जियाओ यी ने धीरे से बुदबुदाया। कुछ क्षण बाद एरगोजी ने अपनी पूंछ हिलाई और वापस लौट आया। तो क्या आगे कोई खतरा है? शिवम ने पूछा। वूफ वूफ! एरगोजी ने अपना सिर हिलाया, फिर जीभ बाहर निकाली और शिवम से इनाम की भीख मांगी। ठीक है, ये लो। शिवम ने अपनी जेब से एक सॉसेज निकाला और उसे उछाला। जैसे ही सॉसेज हवा में उछला, एरगोजी ने लापरवाही से अपना पंजा उठाया और बिना किसी को पता चले रैपर उतर गया और उसने उसे एक ही बार में निगल लिया। क्या ये कुत्ता भूत बन गया है? वहां मौजूद महाशक्तियों के उपयोगकर्ता आश्चर्य से काले कुत्ते को देखने लगे। सलाहकार कोई साधारण नहीं था और उसका कुत्ता भी असाधारण था। क्या कोई साधारण कुत्ता ऐसा कर सकता है? ठीक है, घूरो मत।
वह भले ही होशियार दिखता हो लेकिन है तो बड़ा बदमाश, सारा दिन मोहल्ले की मादा कुत्तों को परेशान करता रहता है। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। शिवम ने दांत पीसते हुए कहा। अगर प्रजनन अलगाव ना होता तो अब तक पूरा मोहल्ला एरगोजी के बच्चों से भर गया होता। चलो चलें, हम दिन में ये काम पूरा करने की कोशिश करेंगे और शाम को मैं तुम सबको सीख खिलाऊंगा। शिवम आगे बढ़ गया। रास्ता वाकई समतल था और उन्हें कोई जाल या तंत्र नहीं मिला। लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर एक जगह पर पहाड़ी रास्ता अचानक एक आड़ू के बाग की ओर ले गया। सलाहकार, ये लांग्या पर्वत वाकई दिलचस्प है। अगस्त का महीना चल रहा है और फिर भी यहाँ आड़ू के फूल अभी भी खिले हुए हैं। कुछ महाशक्तियों ने लापरवाही से एक आड़ू के फूल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां आड़ू के फूल को छूतीं, फूल जोर से फट जाता और पंखुड़ियां घातक ब्लेड की तरह चारों दिशाओं में फैल जातीं। उसी समय आड़ू के पेड़ की टूटी शाखाओं से घना धुआं निकलने लगा। सावधान, यह एक जाल है। शिवम चिल्लाया। पीछे हटो। शुक्र है उन्होंने अभी अभी कदम रखा था। आड़ू के बाग में घुसकर समय रहते पीछे हट सकते थे। वे बेहद तेज धार वाले ब्लेड थे और महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं के मजबूत शरीर के बावजूद उनके घाव हल्के थे। उनकी पुनर्योजी क्षमताओं की बदौलत वे घाव पल भर में ठीक हो जाते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उस तंत्र में जहर है और जख्मों से एक घिनौनी गंध आ रही थी। ये रही विश्रण की गोलियां, ले लो। शिवम ने एक छोटी बोतल फेंकी। यह मामूली जहर उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने जमीन पर पड़े एरगोजी की ओर देखा। बेवफा कुत्ते, क्या तुमने नहीं कहा था कि आगे सुरक्षित है? यह क्या गड़बड़ है? वूफ वूफ, एरगोजी शिकायत में कराह उठा। उसने अपना अगला पंजा उठाकर पास के एक पत्थर की ओर इशारा किया जिस पर अभी भी गीला पेशाब का दाग था। एरगोजी यहाँ तक तो गया था, लेकिन वापस लौटते समय उसने सबूत छोड़ दिए थे। उसने सिर्फ उन जगहों की सुरक्षा की गारंटी दी थी जहां उसने जांच की थी। उससे आगे की किसी भी चीज से उसे कोई सरोकार नहीं था। आलसी कुत्ता, कुछ कदम भी नहीं चल रहा। शिवम ने तिरस्कार से कहा। हुआंग याओशी से पहले ही कुछ किमेन दुंजिया तकनीकें सीख लेनी चाहिए थीं। शिवम को पछतावा हुआ क्योंकि उसे व्यूह रचना और तंत्र के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। सलाहकार, हमें क्या करना चाहिए? महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं ने जहर तो निकाल दिया था, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी धुएं से भरा हुआ था। इन विस्फोटक जहरीले आड़ू के फूलों के अलावा कौन जाने आगे और क्या क्या जाल बिछाए हों। हमें मुख्यालय से ही ऊपर उड़ाने के लिए कहना चाहिए था, एक महाशक्ति प्रयोगकर्ता ने सुझाव दिया। बेकार, इस पहाड़ के आसपास के हवाई क्षेत्र में तेज विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप है। अगर कोई विमान ऊपर आ गया तो उसके सारे उपकरण गड़बड़ा जाएंगे। शिवम ने जवाब दिया। उसने इस बारे में सोचा था, लेकिन कुछ ही दिनों में एक विमान को सौर भट्टी लगाने लायक बनाना बहुत मुश्किल था। जहां तक ऊंचाई पर गिराए जाने वाले हवाई जहाज़ों की बात है, तो शायद उन प्राचीन मार्शल कलाकारों ने उतरने से पहले उन्हें जीवित लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया होगा। तो फिर हम क्या करें? आराम से, शिवम हंसा। इस दुनिया में मैं आमतौर पर उन समस्याओं की परवाह नहीं करता जो पैसों से हल हो सकती हैं। शिवम जंगल की ओर बढ़ा। पास की झाड़ियों से चीख सुनाई दी जब शिवम ने सफ़ेद लबादे वाले एक युवक को खींचकर जमीन पर पटक दिया। वहां सचमुच कोई था। इस व्यक्ति की शक्ति केवल गुप्त शक्ति स्तर की थी, ज्यादा प्रबल नहीं। फिर भी 30 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं में से किसी ने भी अपने आसपास के घने जंगल में किसी को छिपे हुए व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया था। कोई आश्चर्य नहीं, उसने अपनी आभा छिपाने के लिए बस एक कीमिया की गोली ली थी। ये महाशक्ति उपयोगकर्ता जो अपनी क्षमता का आधा उपयोग शुरू करते हैं, उनका एक नकारात्मक पहलू है, वे अपनी महाशक्ति को केवल निरंतर बढ़ा सकते हैं, जबकि स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ता व्यापक रूप से विकसित हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ मार्शल आर्ट सीखकर। लेकिन शिवम अलग था। उसकी धारणा और आध्यात्मिक शक्ति ने उसे सामान्य महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की तुलना में पर्यावरण के प्रति 10 गुना अधिक संवेदनशील बना दिया था। साथ ही उसने जो अंतहीन मार्शल आर्ट सीखी थी, उस युवक ने चाहे कितनी भी गोलियां खाली हों, वह उनकी नजरों से बच नहीं सकता था। 30 हृष्ट पुष्ट आकृतियों से घिरा वह युवक तुरंत सिकुड़ गया, कांपने लगा। ये 30 महाशक्तियों के प्रयोगकर्ता थे। उसे कुचलकर मार डालना चींटी को चुटकी काटने जैसा था, और सिर्फ दबाव ही उसे आधा डराकर मार डालने के लिए काफी था। अरे, तुम किस बात से डरते हो? हम मुखिया द्वारा भेजी गई एक सलाहकार टीम है, कोई गुंडा नहीं। जब तक तुम सहयोग करते रहोगे, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, शिवम ने कहा। तुम्हारा कौन सा अंग गुंडों जैसा नहीं है? युवक मन ही मन दहाड़ा। शिवम को छोड़कर, जो कुछ हद तक विशिष्ट दिख रहा था, बाकी लोग गली के गुंडों जैसे लग रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने ऐसा सोचा। महाशक्तियों के प्रयोगकर्ताओं के इस समूह की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। कसाई, ईंट ढोने वाले, बॉयलर ऑपरेटर, वेल्डर और खुदाई करने वाले ड्राइवर थे। बहुत कम लोग शिक्षित या सुसंस्कृत थे। उनके पास कोई विशेष वर्दी नहीं थी, इसलिए वे साधारण कपड़े पहनते थे जो गली के गुंडों जैसे लगते थे। ठीक है, दिखावा बंद करो।
तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें यानहुआंग संगठन ने प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। मैं समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूँ, बस मुझे बताओ कि आगे क्या जाल और तंत्र हैं, और मैं प्रमुख को रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें एक पुरस्कार दिलाऊंगा। सपने देखो, युवक आखिरकार बोला। महाशक्ति उपयोगकर्ता और प्राचीन मार्शल कलाकार कट्टर दुश्मन हैं। हमने सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ा क्योंकि हम साथी हुआक्सियन हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा? सपने देखते रहो। तुम्हारा मुंह बहुत कठोर है। सलाहकार, मुझे इसे संभालने दो, मैं उसे बोलने की गारंटी देता हूं। अगर वह कबूल नहीं करता है तो उसे पीट दो। एक तुच्छ हिडन फोर्स मार्शल आर्टिस्ट घमंडी बन रहा है। अरे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? प्रमुख द्वारा अधिकृत रहस्य विभाग का मानद सलाहकार। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि बेवजह की पीड़ा से बचने के लिए सहयोग करो। महाशक्तियों का ये समूह यानहुआन के अध्यक्ष और फांग जुएयू का सम्मान करने के अलावा किसी का भी आदेश नहीं मानता था। फांग जुएयू के अधीन 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद वे लगभग उनके आदर्श बन गए थे। वे किसी को अपने आदर्श का अनादर कैसे करने दे सकते थे? ठीक है, ठीक है, तुम लोग बहुत ज्यादा गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हो, मुझे संभालने दो। फांग जुएयू ने उन्हें पीछे धकेल दिया। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मार्क्सवाद न कर सके, अगर है भी तो उसे भारत की परिस्थितियों के साथ एकीकृत नहीं किया गया है, उससे सीखो। तुम क्या करने वाले हो? युवक पीछे हट गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हें वहां तक नहीं ले जाऊंगा। नहीं, नहीं, मेरा मानना है कि एक कहावत है, पैसे से दुनिया चलती है। अगर कोई समस्या है जिसका समाधान पैसे से नहीं हो सकता तो बस वह पर्याप्त नहीं है। फांग जुएयू ने एक सफ़ेद कागज़ निकाला और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। सलाहकार क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन सलाहकार को जानते हुए वह ज़रूर कुछ करने वाला है। बेचारा, उसने सहयोग क्यों नहीं किया और किसी गड़बड़ से क्यों नहीं बचा? बस, शिवम ने उस युवक को कागज़ थमा दिया। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 मिनट है। महाशक्ति उपयोगकर्ता तुरंत इकट्ठा हो गए। कागज़ पर जो उन्होंने देखा उसे देखकर दंग रह गए। यह एक भर्ती प्रस्ताव था। रहस्य विभाग भर्ती करता है, बेहतरीन लाभ प्रदान करता है। रहस्य विभाग महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के लिए यानहुआन के अधीन एक स्वतंत्र संगठन अब बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। लाभ सिविल सेवा मानकों पर आधारित हैं, जिनमें पर्याप्त प्रदर्शन बोनस शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं 20 लाख का वार्षिक बोनस, कई प्रशिक्षण कीमिया गोलियां और 5वें स्तर की मार्शल आर्ट मैनुअल। क्या ये सलाहकार, क्या आप उसे कोई प्रस्ताव दे रहे हैं? बिल्कुल। शिवम नीचे झुक गया। युवक, एक बुद्धिमान पक्षी अपना बसेरा चुनता है। क्या तथाकथित प्राचीन मार्शल एसोसिएशन तुम्हें मुझसे बेहतर लाभ प्रदान करता है? क्या वे उच्च स्तरीय कीमिया गोलियां और उन्नत मार्शल आर्ट प्रदान कर सकते हैं? यह विभाग अभी अभी बना है और हमें जनशक्ति की आवश्यकता है। कुछ वर्षों में ऐसे अवसर नहीं मिलेंगे। अभी शिवम एक ठग लग रहा था जो नाबालिगों को लुभाने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? शिवम ने 1 दर्जन कीमिया गोलियां निकाली और उन्हें युवक के सामने रख दिया। मैं यानहुआंग से हूं और तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। देखो, इनमें से प्रत्येक एक स्तर 2 की गोली है। वाह, ये लाभ अद्भुत हैं। वाकई, यानहुआंग के लिए काम करना साल में सिर्फ कुछ लाख कमाता है। बोनस तो सिर्फ युद्ध कार्यों के साथ ही मिलता है। कीमिया की गोलियां या मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। 2 लाख का बोनस, कौन सा सिविल सेवक इतना कमाता है? सलाहकार तो सलाहकार होता है, रणनीति गहरी होती है। शुरू में उन्हें लगा था कि शिवम कठोर कदम उठाएगा, लेकिन उसने एक अलग ही तरीका अपनाया था। न सिर्फ उस युवक को वश में किया, बल्कि उसे खरीदने की पेशकश भी की। युवक दंग रह गया। प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के पास पैसा तो था, लेकिन वह सब संप्रदाय और परिवार के विकास पर खर्च होता था। जो भी धन था वह उच्च स्तरीय सदस्यों के पास था। इन संप्रदायों के लिए इन शिष्यों को प्राचीन मार्शल आर्ट सिखाना बहुत बड़ा उपकार था। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन के एक मामूली सदस्य होने के बावजूद उसे टोही के लिए नहीं भेजा जाता। उसकी वार्षिक आय लगभग 1 लाख थी, लेकिन प्रशिक्षण संसाधनों को घटाने के बाद बहुत कम बचता था। राज्य के अधिकारियों के पास वाकई अच्छी रकम है। अगर मैं सचमुच सहयोग करूं, तो क्या आप मुझे सचमुच ऐसे लाभों के साथ भर्ती करेंगे? 20 लाख उसकी 20 साल की आय के बराबर थे। बेशकीमती कीमिया गोलियों और मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन की पेशकश से इसकी तुलना करना बेमानी था। अगर आप तैयार हैं तो अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। शिवम ने दस्तावेजों का एक ढेर और रहस्य विभाग की मुहर निकाली। मैं हस्ताक्षर करूंगा, मैं हस्ताक्षर करूंगा। युवक ने तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। क्या तुम लोगों ने देखा कि सलाहकार ने ये चीज़ें कहाँ से निकालीं? मैंने नहीं देखी। तुम लोगों ने? हमने भी नहीं देखी। कोई आश्चर्य नहीं कि सलाहकार कल रात कार्यालय में चुपके से आया था। क्या उसने आज की स्थिति का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था? ठीक है, हमें ऊपर ले चलो।
हाँ सलाहकार, युवक जल्दी से लाइन में लग गया। सलाहकार, ये भूल भुलैया राष्ट्रपति ने बनाई थी। पीच ब्लॉसम भूल भुलैया के अलावा 5 और सरणियां हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से ज़्यादा खतरनाक है और अगर सावधानी न बरती जाए तो जन्मजात गुरु भी गिर सकते हैं। क्या तुम ऊपर चढ़ना जानते हो? मैं जानता हूँ, मैं यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूँ। योग्य महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं ने अंगूठा उठाया। शक्तिशाली कौशल का क्या फायदा? पैसा कमाल करता है। लांग्या पर्वत की भूल भुलैया बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई थी और साल भर खुली रहती थी। फिर भी क्या पहाड़ पर रहने वालों को बाहरी दुनिया से संवाद करने की जरूरत नहीं थी? इस प्रकार प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन के मुख्यालय के लोगों के पास पहाड़ पर चढ़ने और उतरने के रास्ते थे। सलाहकार, मेरे पीछे पीछे चलो। बिल्कुल मेरे पदचिन्हों पर चलो और किसी भी चीज को मत छुओ। कुछ समझ के बाद शिवम को पता चला कि इस युवक का नाम यांग ली था, जो 23 साल का था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक प्राचीन मार्शल संप्रदाय में भेज दिया था। चूंकि उसने अपनी क्षमता दिखाई थी, इसलिए उसे वहीं रखा गया था। बाद में उस संप्रदाय को दुश्मनों ने नष्ट कर दिया। कई उतार चढ़ावों के बाद यांग ली प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन में पहुंच गया। हालांकि यह विभिन्न परिवारों और संप्रदायों द्वारा गठित एक संयुक्त समिति जैसा संगठन था, लेकिन वर्षों से यह एक तरह से खुद एक संप्रदाय बन गया था। यांग ली केवल एक बाहरी शिष्य था। जहां तक उसके इलाज की बात है, उसे बयान करना वाकई मुश्किल था। उसकी सालाना कमाई में अपने खर्चों के बाद बमुश्किल कुछ बचता था। वह एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट था, कोई साधु या ताओवादी पुजारी नहीं, जिसे शादी करनी थी और बच्चे पैदा करने थे। पैसा तो एक ऐसी चीज थी जिसके बिना वह रह ही नहीं सकता था। इस बार वह अपने भविष्य के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। अगर सलाहकार फैंग नाकाम रहा तो लांग्या पर्वत से सुरक्षित निकलना मुश्किल था और उसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती थी। हालांकि अगर शिवम कामयाब हो जाता तो प्राचीन मार्शल वर्ल्ड आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रबंधन में आ जाता। ये रहस्यमय ब्यूरो एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी एजेंसी बन जाता और इसका पहला सिविल सेवक बनना स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक समृद्ध करियर का मतलब होता। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन ये दांव लगाने लायक था। यांग ली के मार्गदर्शन में वे धुंध भरे जंगल से गुजरे, जो जहरीले छिपे हुए हथियारों और तरह तरह के जालों से भरा था। शिवम को भी वहां से निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ती, जब तक कि गोली उस इलाके में विस्फोट करने न आ जाए। हालांकि यह खतरनाक और छिपे हुए खतरों से भरा था, फिर भी यांग ली के नेतृत्व में वे जंगल के इस हिस्से से आसानी से गुजर गए। पीछे मुड़कर देखने पर पहाड़ अभी भी घने कोहरे में डूबा हुआ था, जो प्राचीन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन द्वारा इसे स्थापित करने में किए गए श्रमसाध्य प्रयासों को दर्शाता था। सलाहकार, हम इस सरणी को पार कर चुके हैं, यांग ली ने कहा, लेकिन आगे क्या है, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ओह, क्या आगे के तंत्र और जाल और भी ज्यादा परेशानी वाले हैं? नहीं, यांग ली ने अपना सिर हिलाया, आगे कोई नया तंत्र या जाल नहीं है। हालांकि एक उत्परिवर्तित प्राणी है, हमारे लांग्या पर्वत का संरक्षक पर्वतीय पशु, एक उत्परिवर्तित तिब्बती मास्टिफ जिसका नाम वूली है। एक उत्परिवर्तित प्राणी। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। जानवरों का उत्परिवर्तन, उन्हें मानव महाशक्ति उपयोगकर्ताओं जैसी संस्थाओं में बदलना अत्यंत दुर्लभ था। मनुष्यों के लिए भी उत्परिवर्तन दर 1% से कम थी, लेकिन सृष्टिकर्ता न्यायप्रिय था। एक बार जब वे उत्परिवर्तित हो गए तो वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए और तेजी से बढ़े। एर्गोजी की नस्ल ब्रह्मांडीय पशु आत्माभक्षी पशु थी। ऐसे जीव अरबों वर्षों में ऐसे उत्परिवर्तनों से विकसित और उभरे। जियाओ यी की जानकारी के अनुसार एक बार उत्परिवर्ती पशु एक निश्चित सीमा तक परिपक्व हो गए तो उनकी बुद्धि मनुष्यों के बराबर हो गई। अपनी प्राकृतिक शारीरिक खूबियों के साथ उसी लोक के मनुष्यों और उत्परिवर्ती पशुओं के बीच युद्ध शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। मेजबान, पृथ्वी पर मैंने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार वूली का जन्म भारत के उत्तर पश्चिम में हुआ था। हालांकि ये 5 साल पहले गायब हो गया था और अच्छी तरह से संरक्षित था। बाद में इसे प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने वश में कर लिया और यह संरक्षक पर्वतीय पशु बन गया। वूली किस लोक में है? शिवम ने पूछा। ये लगभग स्वर्गीय मानव लोक के शिखर पर होना चाहिए। यांग ली निश्चित नहीं था, क्योंकि यह केवल अफवाह थी। मेजबान, अगर यह सचमुच स्वर्गीय मानव लोक के शिखर पर है तो इसकी युद्ध शक्ति संभवतः दिव्य परिवर्तन लोक के बराबर होगी, शायद किसी मध्य अवस्था वाले गुप्त तत्व उपयोगकर्ता से ज्यादा कमजोर नहीं। कोई बात नहीं, इस आदमी के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं है। शिवम ने एर्गोजी की गांड पर लात मारी। बेवकूफ कुत्ता, भौंक। एर्गोजी खड़ा हो गया और अवज्ञाकारी नजरों से शिवम को देख रहा था, मानो पूछ रहा हो कि उसे लात क्यों मारी गई। मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे रहा हूं। जब तुम वूली नाम के उस उत्परिवर्तित कुत्ते को देखो तो उसे अच्छी तरह पीटना। अगर तुम उसे नहीं हरा सकते तो बाद में आस पड़ोस की मादा कुत्तों को परेशान करना बंद कर देना।
भौंक। एगोज़ी जोश से भरकर भौंका। यह एक नेक आत्मा भक्षी जानवर था, कुत्तों का राजा। धरती पर पला बड़ा एक उत्परिवर्तित संकर इसकी तुलना कैसे कर सकता है? सलाहकार फैंग, क्या हम सचमुच जा रहे हैं? क्या आपके पास कोई और रास्ता है? यांग लेई अवाक रह गया। वूली बहुत बुद्धिमान था। प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन में हर कोई एक टोकन रखता था और यह उन पर हमला नहीं करता था। लेकिन कोई भी अन्य घुसपैठिया वूली द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। अगर नहीं, तो चलो। दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र के पास एक शक्तिशाली जानवर शिवम सावधान था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। सबसे उन्नत क्षमता में प्रशिक्षित गाइडिंग टेक्निक के अनुसार वह केवल एक प्रारंभिक चरण का हिडन एलिमेंट उपयोग करता था, लेकिन सुपर गॉड अकादमी में सीखी गई मार्शल आर्ट के साथ उसे इससे डरने की जरूरत नहीं थी। एक खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर कई 100 मीटर ऊपर चढ़ने पर एक चौड़ा चबूतरा दिखाई दिया। चबूतरे के दूसरी ओर रास्ते का एक और हिस्सा था। इस चबूतरे के किनारे एक अंधेरी गुफा थी जिससे एक ठंडी सी अनुभूति हो रही थी। धप धप धप, गुफा से भारी कदमों की आहट गूंजी और लगभग 3 मीटर लंबा एक विशालकाय व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। उसका रूप शिवम की कल्पना से बिल्कुल अलग था। शायद उत्परिवर्तन के कारण उसका फर बर्फ की तरह शुद्ध सफेद था, जिसके दांत तेजी से चमक रहे थे। वह जहां भी जाता, जमीन पर बर्फ के क्रिस्टल का निशान छोड़ जाता। सलाहकार, ये वूली है। यांग लेई ने गहरी सांस ली। हर बार जब वह वूली का सामना करता तो वह डर जाता। हालांकि वूली देखने में कुलीन और पवित्र लग रहा था, लेकिन उसे लड़ते देखने वालों को पता था कि वह पूरी तरह से एक उन्मत्त जानवर है। दहाड़। हालांकि यह तिब्बती मास्टिफ से विकसित हुआ था और इसमें कुछ कुत्ते जैसे गुण भी थे, फिर भी ये किसी दूसरी प्रजाति की ओर बढ़ रहा था। उसके मुंह से खूनी गंध के साथ एक ठंडी हवा निकल रही थी, जो मानो उन्हें आगे न बढ़ने की चेतावनी दे रही थी। वूली खूंखार तो था, लेकिन आलसी भी। अगर वह पर्वतारोहियों को रोक सकता तो कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाता। वाह, ये वाकई असाधारण है। अगर आपने मुझे यह नहीं बताया होता कि यह एक उत्परिवर्तित तिब्बती मास्टिफ है, तो मैं सोचता कि यह कोई महान बाइजे है। सलाहकार, ये जीव बहुत भयानक लगता है। महाशक्तियों का उपयोग करने वालों के समूह को पीछे हटने की इच्छा हुई। वे एक स्वर्गीय मानव लोक के स्वामी को संभाल सकते थे, लेकिन वूली की ताकत शायद उनसे कहीं ज्यादा थी। कोई बात नहीं, मेरे पास ताकत है। एगोज़ी, जाओ, इसे पकड़ो। सलाहकार, आप अपने कुत्ते को उसके विनाश की ओर भेज रहे हैं। महाशक्तियों के उपयोगकर्ता दंग रह गए। एगोज़ी वूली के एक पैर जितना ही बड़ा था और एक ही लात से खत्म हो जाएगा। हा हा हा, जरा देखो, मेरा कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है। शिवम जानता था कि एगोज़ी जानबूझकर अपनी शक्ति छिपा रहा था। उसकी वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और सुपर गॉड अकादमी में स्वर्गीय भौंकने वाले कुत्ते के साथ 6 महीने से ज्यादा सीखने के बाद उसकी क्षमताएं अब अकल्पनीय थीं। शिवम खुद शायद अपने कुत्ते को भी नहीं हरा पाता। अगर आप पूछें कि दुनिया का सबसे आलसी कुत्ता कौन है, तो शिवम बेशक यही कहेगा कि उनका कुत्ता एगोज़ी है। उन मौकों को छोड़कर जब शिवम उसे सुपर गॉड अकादमी ले गया था, वह लगभग हर पल अपने आलीशान कैनल में, जो दर्जनों वर्ग मीटर में फैला था, सोता ही रहता था। आज भी, हालांकि शिवम के साथ बाहर घूमना उसके लिए दुर्लभ था, फिर भी वह सुस्त और आलसी दिखाई देता था। अगर कोई फायदा या वादा न होता तो वह कुछ भी करने को तैयार नहीं होता। लेकिन जब उसका सामना तिब्बती मास्टिफ वंश के इस विशालकाय जीव से हुआ, तो उसकी आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई दी, मानो वह कोई स्वादिष्ट भोजन देख रहा हो। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी के शरीर में सचमुच एक आत्माभक्षी जानवर का क्रूर और युद्धप्रिय खून छिपा हो? शिवम ने सोचा, लेकिन उसकी आंखों को देखकर यह पूरी तरह से निश्चित नहीं लग रहा था। सलाहकार फैंग, ध्यान रखना कि तुम अपने कुत्ते को जल्दबाजी में कोई काम न करने दो। हालांकि शिवम बार बार जोर देकर कहता रहा कि उसका कुत्ता असामान्य है, चाहे कितना भी असामान्य क्यों न हो, वह एक साधारण कुत्ता ही था। इस उत्परिवर्तित तिब्बती मास्टिफ ने पहाड़ के दरवाजे की रखवाली करते हुए कई वर्षों तक इनिट स्तर के दर्जनों विशेषज्ञों को काट काट कर मार डाला था या गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यहाँ तक कि स्वर्गीय मानव लोक के स्वामी भी इससे बचना चाहेंगे। क्या आपका कुत्ता सचमुच स्वर्गीय मानव लोक के स्वामी से ज्यादा शक्तिशाली है? जब तक कि शिवम का कुत्ता भी उत्परिवर्तित न हो। यह विचार तुरंत सबके मन में कौंध गया। शिवम के धन, शक्ति और रहस्य को देखते हुए उसके लिए एक उत्परिवर्तित प्राणी पाना असंभव नहीं लग रहा था। लेकिन एगोज़ी को ध्यान से देखने पर उसकी आंखों में थोड़ी असामान्यता के अलावा वह एक काले कुत्ते से लगभग अलग नहीं लग रहा था। उसका आकार ही उसे बेजोड़ लग रहा था। चिंता मत करो, मैं इसे नियंत्रण में रखूंगा। तुम वहां क्यों खड़े हो? जाओ, इस पर हमला करो। एगोज़ी वूली से कुछ फुसफुसा रहा था, लेकिन जो भी हो, शिवम कुत्तों को समझ नहीं सकता था, और एआई लिटिल जी ने उसे जानवरों वाली भाषा नहीं सिखाई थी। शिवम का धैर्य जवाब दे गया और उसने एगोज़ी के पिछले हिस्से पर एक जोरदार लात मारी, जो इतनी जोरदार थी कि एगोज़ी हवा में ऊंचा उड़ गया। अरे, मेरा इरादा इतनी जोर से लात मारने का नहीं था।
एगोजी को अपनी ओर उड़ता देखकर वूली ने सहज ही इसे आक्रमण का संकेत समझ लिया। उससे ठंडी महाशक्ति ऊर्जा की एक लहर फैली जिसने तुरंत आसपास के तापमान को 0 से 20 डिग्री नीचे गिरा दिया। उसने एगोजी पर दहाड़ लगाए, अपने मजबूत अगले पैरों को ऊपर उठाया और उसके सिरों पर तीखे बर्फीले पंजे बन गए जो किसी भी साधारण जीव को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। शिवम को छोड़कर सभी ने अपनी नज़रें फेर लीं। हालांकि यह कुत्ता आलसी और मोटा था, फिर भी यह एक जिंदगी थी। फिर भी किसी ने गौर नहीं किया कि एगोजी की आंखों में न सिर्फ मजाक का एक निशान था बल्कि एक चालाकी का भी एहसास था। धमाका! जब वूली का पंजा एगोजी के कमजोर से दिखने वाले पंजे से टकराया तो बर्फ के पंजे उड़ते हुए टुकड़ों में बिखर गए। ये कैसे हो सकता है? यांग ली हक्का बक्का रह गया। उसने वूली के पंजों को पहले भी एक अनमोल इनेट हथियार को चकनाचूर होते देखा था। क्या इस आलसी कुत्ते का पंजा किसी अनमोल इनेट हथियार से ज्यादा मजबूत हो सकता है? लेकिन एगोजी का प्रदर्शन अभी शुरू ही हुआ था। टक्कर के बल का इस्तेमाल करते हुए वह बहुत दूर उड़ गया, हवा में एक खूबसूरत 720 डिग्री का चक्कर पूरा किया और उसकी बैंगनी आंखों में एक बैंगनी रोशनी इकट्ठा होने लगी। फुफकार! सभी को बेहद हैरानी हुई। उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी की 2 किरणें निकलीं। जैसे ही किरणें जमीन पर फैली, उन्होंने एक लाल निशान छोड़ दिया जिससे चट्टान पिघलकर लावा में बदल गई। ये देखकर वूली की घमंडी और भयंकर आंखों में गंभीरता और भय का भाव झलक उठा। उसने तुरंत ऊर्जा से अपने सामने एक मोटी बर्फ की ढाल बना ली। हालांकि बर्फ की ढाल इस उंगली जितनी मोटी प्रकाश किरण का सामना नहीं कर सकी और बीच से फट गई। आखिरी क्षण में वूली ने एक तरफ छलांग लगाई, लेकिन झुलसती हुई किरण ने उसके पैर पर गहरा घाव कर दिया। क्या ये प्रसिद्ध टाइटेनियम मिश्र धातु वाली कुत्ते की आंखें हो सकती हैं? महाशक्तियों का उपयोग करने वाले सभी लोगों के मन में एक ही सवाल उठा। एगोजी ने अपनी छोटी टांगों से चट्टान की दीवारों को धकेला और तेजी से वूली की ओर बढ़ा। एक जोरदार टक्कर के साथ वह उसके पेट से टकराया। मुश्किल से आधा मीटर लंबा और कुछ दर्जन पाउंड वजन वाला एक कुत्ता एक विशालकाय जानवर से टकरा गया जो 3 मीटर लंबा और 1 टन से ज्यादा वजन वाला था। परिणाम का अंदाजा कोई भी लगा सकता था, फिर भी उनकी आंखों के सामने का दृश्य वाकई अविश्वसनीय था। मानो किसी क्षणिक चुनौती देने वाले ने किसी विशालकाय को हिला दिया हो। विशालकाय वूली तो उड़कर दसियों मीटर पीछे एक चट्टान की दीवार से टकरा गया और एक गहरा गड्ढा छोड़ गया। क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ? शायद नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन मैंने सलाहकार के कुत्ते को हिलते हुए भी नहीं देखा। मैंने भी साफ नहीं देखा। थप्पड़! वूली जमीन पर गिर पड़ा। उसके पिछले पैर के घाव से लगातार खून बह रहा था जिससे उसका बर्फ सफेद फर लाल हो गया था। लेकिन एक उत्परिवर्तित प्राणी होने के नाते उसकी क्षमताएं इससे कहीं बढ़कर थीं। हवा में मौजूद जलवाष्प उसकी बर्फ ऊर्जा के नीचे तेजी से संघनित हो गई जिससे तीखे बर्फ के कांटे बन गए। फुसफुस फुसफुस फुसफुस! बर्फ के कांटे तूफान की तरह एगोजी की ओर बढ़े, मानो उसे भेदने की कोशिश कर रहा था। आओ! इस बार एगोजी के गले से एक बिल्कुल अलग आवाज निकली जो किसी कुत्ते की नहीं थी। शिवम ने पहली बार उससे ऐसी आवाज सुनी थी। अगर एगोजी अब भी वैसा ही न दिखता तो शायद उसे लगता कि यह आवाज किसी प्राचीन विशालकाय जानवर की है। एक हल्की बैंगनी रोशनी एगोजी के शरीर को घेरे हुए थी। बर्फ के कांटे उससे टकराकर टूट गए, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सावधान! ये बर्फ के कांटे काफी मजबूत हैं। शिवम ने बर्फ के कांटों को सटीक रूप से रोकने के लिए 6 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। बाकी महाशक्तियों ने भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सौभाग्य से, हालांकि बर्फ के कांटों की मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी और वे मुश्किल से उन्हें रोक पाए। इस समय एगोजी फिर से वूली की ओर दौड़ा और उसके अगले पैर पर एक जोरदार वार किया जिससे उसकी हड्डियां फट गईं और उसकी हड्डियां फट गईं। वूली अपने विशाल आकार और वजन के कारण जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि वह अपने घायल अगले पैर से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। दहाड़! एगोजी ने वूली के सिर पर पंजा मारा जिससे कुत्तों के राजा जैसी आभा फैल गई। उस आभा ने सचमुच एक क्रूर प्राणी वूली को डराकर वश में कर लिया। फुसफुसा फुसफुसा फुसफुसा! उसने शक्तिहीन होकर अपना सिर झुका लिया और लगातार फुसफुसाने की आवाजें निकालता रहा। उसने प्रतिरोध करना पहले ही छोड़ दिया था। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के एक शक्तिशाली प्राणी को 6 महीने से भी कम उम्र के एक पिल्ले ने पूरी तरह से वश में कर लिया। सलाहकार, आपका कुत्ता किस नस्ल का है? क्या ये भी उत्परिवर्तित है? हे! शिवम ने शरारत से हंसते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि यह एक स्वर्गीय भौंकने वाला कुत्ता है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? क्या बकवास है? सलाहकार, तुम्हारा कुत्ता क्या कर रहा है? शिवम ने आवाज की दिशा में देखा। एगोजी फुसफुसाते हुए वूली के पास कूद गया था और कुछ ऐसा करने लगा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। क्या बकवास है? एगोजी, तुम क्या कर रहे हो, तुम कमीने कुत्ते? शिवम को आखिरकार समझ आया कि वूली को पहली बार देखते ही एगोजी के चेहरे पर वह भाव क्यों थे। पता चला कि वूली एक मादा तिब्बती मास्टिफ थी। एगोजी के शुरू से ही कुछ छिपे हुए इरादे थे।
मैंने तुम्हें हमला करने के लिए कहा था, उस पर हमला करने के लिए नहीं। शिवम ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। ये बहुत शर्मनाक था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।